हे गाइस, वेलकम बैक टू नॉलेज एज ए हंटर्स। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई भी शानदार चल रही होगी। आपको तो पता ही है कि हम विजन आईएएस की जुलाई मंथ की मैगजीन को कवर कर रहे थे, जो कि ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। बस हमारा साइंस एंड टेक एंड कल्चर का टॉपिक बचा था, जिसमें आज हम साइंस एंड टेक को कवर करेंगे। चलो तो देखते हैं साइंस एंड टेक की फील्ड में क्या क्या हुआ है। अच्छा, इसको देखने से पहले सबसे पहले बताओ, सबसे मेजर काम अभी साइंस एंड टेक में क्या हुआ है, अभी क्या चल रहा है? सबसे ज़्यादा जो न्यूज़ में बिल्कुल हॉट टॉपिक कौन सा है? चंद्रयान 3, ऑब्वियसली, राइट। हमारे लिए कितना ज़्यादा प्राउड मूवमेंट था जब हमने सक्सेसफुल लॉन्च किया और उसके बाद में सॉफ्ट लैंडिंग भी हम अचीव कर पाए हैं। तो सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? ऑब्वियसली चंद्रयान 3 के बारे में ही पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है वो है चंद्रयान 3, ठीक है। इसके बारे में जानने से पहले कि हमें बहुत कुछ पता है, इतनी ज़्यादा न्यूज़ कवरेज इसको मिली है और मिलनी भी चाहिए, क्योंकि इतनी मेहनत के बाद में हम सक्सेसफुल लैंडिंग कर पाए और वो भी सॉफ्ट लैंडिंग कर पाए हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हमें पता हैं, बट कुछ बारीकियाँ जो रह गई हमसे जानने में या फिर न्यूज़ में कवर नहीं हो पाई, तो उनको आज हम जानते हैं, देखते हैं भाई ये क्या है, क्यों है, कैसे है, कब हुआ, सब कुछ जानेंगे, ठीक है। न्यूज़ में क्यों है? तो ये तो देखो, इसमें तो क्योंकि ये जुलाई मंथ की है तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि सक्सेसफुली लॉन्च हुआ, लेकिन अब हमें पता है कि लॉन्चिंग के बाद में हमने सॉफ्ट लैंडिंग भी सक्सेसफुली कर ली है, राइट। और रोवर भी इस टाइम पर काफ़ी ज़्यादा जो न्यूज़ है, काफ़ी ज़्यादा अच्छी अच्छी इंटरेस्टिंग चीज़ें ढूंढ ढूंढ के हमको बता रहा है, काफ़ी इन्फॉर्मेशन हमें मून के बारे में पता लग रही है। हमारी रोवर भी सक्सेसफुली काम कर रहा है। तो ये तो हो गया हमारा अपडेट, ठीक है। तो अब ये न्यूज़ में इसलिए है, तो अच्छा ये चीज़ याद रखो कि ये कहाँ से लॉन्च किया गया था। तो ये लॉन्च किया गया था सतीश धवन स्पेस सेंटर, जो हमारा श्री हरिकोटा में है, वहाँ से ही हमने चंद्रयान 3 को लॉन्च किया था। और अभी तो बात ये भी चल रही है कि 2 सितंबर को हम क्या करेंगे, अपना जो आदित्य L1 मिशन है, यानी कि जो हमारा सन की तरफ जो मिशन जा रहा है, उसको भी लॉन्च करने की बात कही जा रही है। फिलहाल चंद्र पे आ जाओ, तो भाई चंद्रयान 3 की बात करें तो चंद्रयान 3 के बारे में कुछ बातें जानते हैं। क्या ऑब्जेक्टिव है? चंद्रयान 3 हमने लॉन्च किया, हम सब ने देखा, काफ़ी ज़्यादा हर्षोल्लास हमने मनाया, बहुत सही बात है। बट ये इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? तो ऑब्जेक्टिव्स पहली बात तो यही है, क्या ऑब्जेक्टिव है कि सेफ एंड सॉफ्ट लैंडिंग करना था लूनर सरफेस पर, जो कि हम ऑलरेडी कर चुके हैं, राइट। तो ये ऑब्जेक्टिव तो फुलफिल हो गया। सेकंड थिंग कि रोवर जो है वो मून पर वॉक करेगा, रोवर जो है उस पर मूव करेगा मून की सरफेस पर, तो ये भी हो रहा है, राइट। हम देख रहे हैं कि रोवर मूव कर रहा है, कभी क्रेटर मिल रहा है, कभी वो टेम्परेचर के बारे में बता रहा है, तो बहुत सारे काम हो रहे हैं, ठीक है। इन सीटू साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स करने हैं, तो हाँ बिल्कुल इन सीटू साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स भी हो रहे हैं। और इसमें हमें ये पता चल चुका है कि जो मून है उसकी सरफेस का टेम्परेचर कितना है, और अगर हम 8 सेंटीमीटर नीचे जाते हैं उस सरफेस से तो टेम्परेचर कितना है। यहाँ पर पता चला कि सरफेस पे तो 50 डिग्री सेल्सियस अगर टेम्परेचर है, और 8 डिग्री अगर हम 8 सेंटीमीटर अगर हम नीचे जा रहे हैं उस मिट्टी से खुदाई करने पर, तब यहाँ पर टेम्परेचर -10 डिग्री हो जा रहा है। तो इतना ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिल रहा है। ये अभी लेटेस्ट न्यूज़ जो है, ये अभी हमारे जो साइंटिफिक जो चेस्ट लगा हुआ है, चेस्ट लगा है ना, एक पेलोड, अभी हम इसके बारे में जानेंगे आगे, तो उसने ये बात बताई है। लॉन्च व्हीकल कौन सा है? हो सकता है ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि लॉन्च व्हीकल कौन सा है, कौन से लॉन्च व्हीकल यूज़ करके हमने चंद्रयान 3 जो है लॉन्च किया था, कि हम मून पर कैसे पहुँचे हैं। तो आपको याद रखना है कि जो हमारा GSLV है, GSLV Mark 3, ठीक है, वो जो है यूज़ किया गया है इस चंद्रयान 3 में, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि PSLV नहीं है यहाँ पर यूज़ किया हुआ, यहाँ पर GSLV Mark 3 यूज़ किया जा रहा है, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, GSLV Mark 3। और वहीं पर अगर हम सोलर मिशन की बात करें, जो आदित्य L1 है, इसमें PSLV का यूज़ किया जाएगा, ठीक है। तो उसको कंपेयर बाद में हम करेंगे जब ये लॉन्च हो जाएगा तब। फिलहाल तो चंद्रयान 3 की बात करते हैं, ठीक है। और बात करें? हाँ बिल्कुल करेंगे। पेलोड्स की बात करूँ, ठीक है। पेलोड्स की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर पेलोड्स इंडिजीनियस की बात की जा रही है, मतलब कि जो इंडिया ने खुद बनाए हैं। ऐसे कौन कौन से पेलोड्स गए हैं? तो यहाँ पर लैंडर मॉड्यूल गया है, प्रोपल्जन मॉड्यूल गया है, ठीक है। तो प्रोपल्जन मॉड्यूल क्या है? जो कि कैरी करेगा लैंडर को, जो हमारा लॉन्च व्हीकल है Mark 3 से कैरी करके ले जाएगा हमारे लैंडर को, कहाँ तक? जो हमारा मून है वहाँ तक, ठीक है। रोवर हमें पता ही है कि रोवर गया है, तो हमें पता है ना कि देखो चंद्रयान 2 था, चंद्रयान 2 की बात कर रहे हैं हम, किसकी? 2 की। 2 में क्या क्या था? 2 में था एक लैंडर, ठीक है, एक रोवर,
और एक ऑर्बिटर, राइट। 3 चीज़ें थी। अब क्योंकि हमारी सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हुई थी, बहुत ज़्यादा हार्ड लैंडिंग हुई थी, क्रैश लैंडिंग हुई थी, उस वजह से क्या हुआ कि लैंडर जो है ठीक से लैंडिंग नहीं कर पाया और रोवर बाहर निकल नहीं पाया। वहाँ पर हम जो है फेल हो चुके थे। लेकिन हमारा अब बात करते हैं 3 की। 3 में बात करें तो अब यहाँ पर क्या गया था, लैंडर गया था, रोवर गया था, बट ऑर्बिटर हमारा पहले का ही काम कर रहा था, चंद्रयान 2 का ही काम कर रहा था, तो ऑर्बिटर हमने वही यूज़ किया है, ठीक है। तो 2 चीज़ें यहाँ पर गई थी। ओके, लैंडिंग साइट की बात करो। लैंडिंग साइट जो है चंद्रयान 2 की जो लैंडिंग साइट थी वही सिमिलर यहाँ पर भी रखी गई है, दैट इज साउथ पोल। हमने क्या किया है, हमने ना केवल सॉफ्ट लैंडिंग की है बल्कि हमने साउथ पोल पर, जहाँ पर किसी ने आज तक लैंडिंग नहीं करी है, मून के साउथ पोल पर, वहाँ पर हमारे चंद्रयान 3 ने लैंडिंग की है, ठीक है। चंद्रयान 3 जो है वो क्या करेगा, हमने देखा कि 40 डेज़ के बाद में अब क्या हुआ है, सॉफ्ट लैंडिंग हो चुकी है। ओके, अच्छा, लैंडर और रोवर का नाम वैसे तो आपको पता ही होगा, क्या नाम है, लैंडर का नाम है विक्रम और रोवर का नाम है प्रज्ञान, ठीक है। और वो लैंड करने वाले थे 2023, जो हमारा अगस्त 23 है उसको क्या करने वाले थे, लैंड करने वाले थे, और बिल्कुल सॉफ्ट लैंडिंग हमने की है, ठीक है। तो बहुत अच्छी सी डेट है ये, क्या डेट है, 23/8/23, राइट। 23 अगस्त 23 हमारी 2023 वाली है, ठीक है। तो इस डेट को क्या हुआ है, हमने सॉफ्ट लैंडिंग कराई है साउथ पोल पर मून की, तो सक्सेसफुल हो चुका है। इस वजह से क्या हुआ कि अब यहाँ पर हमारे अचीवमेंट्स की बात करें, ठीक है, अचीवमेंट्स की अगर हम बात करना चाहें तो इंडिया जो है ना, हमारी प्यारी इंडिया, ये दुनिया भर की पहली ऐसी कंट्री बन गया, मतलब हम पहले ऐसी कंट्री बन गए हैं जिन्होंने साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग कराई है, मून के साउथ पोल पर। देखो इक्वेटर जो है मून का, वहाँ पर तो बहुत सारी जो है मिशन जा चुके हैं, बहुत सारी लैंडिंग हो चुकी है, बट अगर बात करें साउथ पोल की तो वहाँ पर आज तक कोई नहीं जा पाया, वहाँ पर हमारी इंडिया पहुँची है, ठीक है। दूसरे अचीवमेंट की बात करें तो यहाँ पर सिर्फ 3 ही ऐसी कंट्रीज़ हैं जो कि आज तक मून पर सॉफ्ट लैंडिंग करा पाई हैं, वो है यूएस, रशिया एंड चाइना, ठीक है। इसके बाद में कोई और कंट्री ऐसी हुई ही नहीं जो कि मून पर सॉफ्ट लैंडिंग करा पाई हो, और जापान भी नहीं करा पाया है सॉफ्ट लैंडिंग आज तक, लेकिन हमारी इंडिया ने सॉफ्ट लैंडिंग भी कराई है, ठीक है। तो 2 चीज़ें आपको यहाँ पर याद रखनी है हमारे अचीवमेंट के मामले में, ठीक है। ओके, अब सॉफ्ट लैंडिंग के चैलेंजेस क्या क्या थे, जो चैलेंजेस थे उनको हमने अब फेस किया और हम सक्सेसफुल भी हुए हैं। फिलहाल देखते हैं क्या क्या चैलेंजेस थे। सबसे पहली चीज़ थी कि बहुत ही डिफ़िकल्ट टेरेन है वहाँ पर, हमने देखा ना मून पर, ये देखो मून की सरफेस आई थिंक ये दिख रही है, बैकग्राउंड में देखना चाहो तो ये देखो कितने बड़े बड़े गड्ढे यहाँ पर दिख रहे हैं, कितने बड़े बड़े गड्ढे से हैं, ठीक है। कहीं पर ऊबड़ खाबड़ सी जगह दिख रही है ना, कहीं पर गड्ढे हैं, कहीं पर रॉक सी पड़ी हुई है, कहीं पर थोड़ा माउंटेनियस सा है, तो ये जो है ऐसा टेरेन था, तो यहाँ पर एकदम से सॉफ्ट लैंडिंग कराना काफ़ी मुश्किल था। अगर हम लोग खुद ही बात करें, ऐसे ऊबड़ खाबड़ रास्ते पर जब हम चलते हैं तो एक पैर हमारा यहाँ पर है, एक पैर यहाँ पर पड़ेगा तो क्या होगा, सीधे गिरते हैं ना, गिरते हैं, कई बार गिरे हैं, राइट। तो जब हम तो लिविंग बीइंग है, ह्यूमन बीइंग है, इतने ज़्यादा इंटेलिजेंट पर्सन है, ठीक है, फिर भी हम गिर जाते हैं, आंखें हैं हमारी, हम देख कर चल रहे हैं फिर भी गिर जाते हैं कई बार ऊबड़ खाबड़ रास्तों पर। तो हमारा जो विक्रम है वो कैसे लैंड करता, ठीक है, वो कैसे लैंड करता, उसका एक पैर यहाँ पर स्टैंड का, उसका जो स्टैंड लगे हुए थे ना, तो अब एक इधर है एक इधर, तो वो टेढ़ा हो जाएगा, फिर क्या हो, गिर ही जाएगा, क्रैश लैंडिंग हो जाएगी, ये भी दिक्कतें थी। दूसरा है डिस्टेंस की बात है, जब लैंडर है वो सेपरेट हो जाता था प्रोपल्शन मॉड्यूल से, लैंडर जब सेपरेट होगा उसके बाद में 100 किलोमीटर 100 × 30 के ऑर्बिट में जब वो जाएगा, ठीक है, और ये जो है ये ऑर्बिट थी मून से दूरी की, ठीक है, तो ये मून से इतनी दूरी की थी, और मून से सबसे पास वाली ऑर्बिट है वो 30 किलोमीटर की है, तो ये जो डिस्टेंस थी ना वो लैंडर को खुद ही कवर करनी थी, प्रोपल्शन मॉड्यूल से नहीं करनी थी, अकेले करनी थी, तो ये डिस्टेंस हमने अब कवर कर ली है। स्पीड की भी थोड़ी टेंशन थी यहाँ पर, क्योंकि जो सॉफ्ट लैंडिंग कराना जो है वहाँ पर ये था कि एकदम से इतनी स्पीड में, क्योंकि अब भाई स्पीड में तो गया होगा ना हमारा जो चंद्रयान 3 है यहाँ से, अब यहाँ से अर्थ
अर्थ से कहाँ जा रहा है, अर्थ से मून पर जा रहा है, अर्थ से मून पर जा रहा है। तो ऐसे तो है नहीं कि भैया 20 किलोमीटर की जो स्पीड है पर आवर, ठीक है, उससे जा रहे हो, नहीं भैया, स्कूटर से थोड़ा ना जा रहे हैं हम। तो यहाँ पर जो है रॉकेट से जा रहे हैं तो स्पीड तो बहुत ज़्यादा इनॉर्मस स्पीड होगी, तो एकदम से वो स्पीड कम करके सॉफ्टली लैंड करना काफ़ी मुश्किल काम था, बट हमने कर लिया, ठीक है। लूनार डस्ट, ठीक है। अब ये वहाँ की जो डस्ट है, अब क्योंकि अब जैसे आपने देखा है ना, हेलीकॉप्टर कभी लैंड करता है, आपने देखा हो, तो लैंड जब वो करता है ना हेलीकॉप्टर, तो कितनी ज़्यादा धूल हो जाती है आसपास, कितनी ज़्यादा धूल हो जाती है, कुछ दिखता ही नहीं उस टाइम पर, एकदम से आंधी सी आ जाती है, राइट। तो ऐसा जब वहाँ पर तो हेलीकॉप्टर लैंड कर रहा है, और अगर हम मून की बात करें तो वहाँ पर तो रॉकेट से लैंड किया जा रहा है, राइट। तो जब एकदम से लैंडिंग होगी तो धूल भी थोड़ी होगी ना, और हो सकता है वो धूल हमारे जो कैमरा लेंसेस लगे हुए हैं हमारे चंद्रयान 3 के, उनको गंदा कर देता। बट इन सारी प्रॉब्लम्स को फेस करने के बावजूद हमने सक्सेसफुल सॉफ्ट लैंडिंग कर ली है। अब जो चंद्रयान 3 है वो इन सारी जो प्रॉब्लम्स इनको कैसे टैकल करता है, इसके लिए हमने क्या तैयारी की थी, तो यहाँ पर बात की गई है कि लैंडिंग साइट जो है वो बड़ी कर दी गई है, ठीक है, बड़ी कर दी गई है। पहले जो है सिर्फ 500 मीटर इंटू 500 मीटर की जो है लैंड हमने रखा था कि यहाँ पर हमें लैंड करना है, ठीक है, मतलब इतने से एरिया में हमको लैंड करना है। सपोज करो ये 500 मीटर इधर है, 500 मीटर इधर है, ठीक। अब हमने उस एरिया को बढ़ा दिया, ठीक है। अब हमने क्या किया, 500 मीटर से हमने कर दिया है 2.5 किलोमीटर, ठीक है। तो इतना एरिया बढ़ा दिया कि कहीं पर भी इतनी सारी जगह है भैया, चंद्रयान 3 तुम्हारे पास में, विक्रम तुम्हारे पास में, आराम से लैंड करना, और उसने लैंड किया भी। फिर है इंक्रीज लैंडिंग वेलोसिटी, ठीक है। तो लैंडिंग वेलोसिटी को बढ़ाया गया, 2 मीटर पर सेकेंड से बढ़ाकर 32 मीटर पर सेकेंड बढ़ाया गया था, जिससे कि लैंडर जो है वो क्रैश नहीं करेगा, ठीक है। नेक्स्ट है थ्रस्टर्स को इम्प्रूव किया गया है। जो थ्रस्टर्स हैं उनको हमने क्या किया, पहले 5 थ्रस्टर्स थे, अब जो है यहाँ पर जो है 4 करे गए हैं, ठीक है, जिससे कि इक्विलिब्रियम आराम से हो पाएगा। फिर रिगोरस टेस्टिंग की गई, खूब ज़्यादा, बहुत ज़्यादा टेस्टिंग की गई है। टेम्परेचर्स, इतने ठंडे टेम्परेचर पे भी टेस्टिंग की गई है, खूब ज़्यादा ठंडा टेम्परेचर पे रखा गया उसको, देखा कि काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इस तरीके से हमने हर तरीके से, हर मुमकिन कोशिश करके उसको टेस्ट किया, और उसके बाद हम लॉन्च किया, और हमारी मेहनत रंग लाई, हम सक्सेसफुल भी हुए हैं। लेकिन क्वेश्चन ये अराइज होता है कि भाई सब लोग तो इक्वेटर पे जा रहे थे, ठीक है, चाइना फारदेस्ट साइड पे भी गया, ठीक है, डार्कर साइड पे गया था, ये भी ठीक है, तो हम ये साउथ पोल पे क्यों जा रहे थे, साउथ पोल को ही हमने क्यों चुना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, हाँ बिल्कुल है, आंसर है हमारे पास, बिल्कुल है। जैसे कि कहा गया है कि मून का जो साउथ पोल है उसमें बहुत सारी एडवांटेजेस भी हैं, जैसे कि इसके जो क्रेटर्स हैं ना, जो गड्ढे हैं, उन्हीं को हम क्रेटर बोलते हैं। तो जो गड्ढे हैं इसके बड़े बड़े से जो क्रेटर्स हैं, उनमें आज तक किसी ने कोई रिसर्च नहीं की है, मतलब उनको किसी ने टच नहीं किया है। तो वो अभी तक क्या है, वहाँ पर किसी ने रिसर्च नहीं की है, इस वजह से कोई भी ह्यूमन का वहाँ पर टच नहीं मिलेगा। दूसरी चीज़ वो जो है वो ऐसी जगह पर है जहाँ पर धूप भी नहीं जाती, मतलब सनलाइट भी नहीं जाती है, ठीक है। तो सनलाइट भी नहीं जा रही है, तो इसका मतलब ये है कि वो जो एरिया है ना साउथ पोल, जहाँ पर सनलाइट मिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ ईयर्स जो है तब से सनलाइट वहाँ पहुँची ही नहीं है। इस वजह से जो सोलर सिस्टम का ओरिजिन जिस टाइम पर हुआ होगा उसके वैसे के वैसे ही रिकॉर्ड हमें वहाँ अनडिस्टर्ब्ड मिल जाएंगे, पहला हमारा एडवांटेज। मूविंग टूवर्ड्स आर सेकेंड एडवांटेज, कहा गया है कि ये जो है परमानेंटली शेडोड क्रेटर्स हैं, तो हो सकता है कि यहाँ पर बहुत सारा पानी भी मिल जाए, क्योंकि शेडो एरिया में है तो हो सकता है यहाँ पर पानी भी मिल जाए, तो पानी की भी यहाँ पर उम्मीद लगाकर हम वहाँ पर लैंडिंग कराई है हमने। सेकंड है कि यहाँ पर जो है फ्यूचर एक्सप्लोरेशन हो सकती हैं, तो फ्यूचर में एक्सप्लोरेशन हो सके उसके लिए हम अभी से तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर हाइड्रोजन, अमोनिया, मीथेन, सोडियम, मरकरी, सिल्वर, ये सारी चीज़ें भी मिली हैं। और अगर इतनी सारे जो हमारे एसेंशियल एलिमेंट्स वहाँ मिल रहे हैं तो बाद में हो सकता है कि हम इसको भी एक्सप्लोर करें, ठीक है। जितने भी प्रीवियस स्पेस क्राफ्ट्स गए हैं वो इक्वेटोरियल रीजन में गए, हमको पता है, और इक्वेटोरियल रीजन में वो इसलिए जाते हैं क्योंकि वहाँ पर बहुत ईजी और सेफ लैंडिंग करवा पाते हैं हम, ठीक है। वहाँ का जो टेम्परेचर है वो बहुत ही इतना सही है कि वहाँ पर जो है हम आराम से सर्वाइव कर पाते हैं इक्वेटर एरिया में। लेकिन हमने क्या किया, हमने कहा है कि नहीं 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 नहीं, यहाँ तो बहुत सारे एक्सप्लोरेशन हो रहे हैं इक्वेटर में, हम जाएंगे साउथ पोल पर, ठीक है।
अब बात करते हैं प्रीवियस लूनर मिशंस की। भैया क्या ऐसा हुआ है कि चंदा मामा पर हम पहली बार गए हैं? नहीं नहीं नहीं, ये तो बहुत पहले से चल रहा है, राइट। हम क्लास 4th 5th से ही पढ़ते आ रहे हैं नील आर्मस्ट्रॉन्ग के बारे में, राइट। तो राकेश शर्मा के बारे में, तो ऐसे कुछ नाम हमें बचपन से ही पढ़ाए जाते हैं, तो जानते हैं अच्छा क्या है ये प्रीवियस मिशंस कौन से हैं। हमारे इंडिया के मिशंस की कौन से हैं? इंडिया के मिशन जो है चंद्रयान जिनको बोला जा रहा है, जो चंदा मामा से रिलेटेड हैं, तो उनको हम जानते हैं, प्रीवियस मिशंस को जानते हैं। तो देखो हमें पता है ये कौन सा था, हमारा 3rd, ठीक है, चंद्रयान 3 नाम है जिसका। तो इसका मतलब 3 है तो 1 भी हुआ होगा, 2 भी हुआ होगा, ऑब्वियसली हुआ है। तो पहले 1 और 2 के बारे में जान लें, हाँ, क्योंकि 3 के बारे में तो हमें बहुत कुछ पता भी है। चलो, जो हमारा चंद्रयान 1 है 2009, ठीक है, 2009 में ये हमने लॉन्च किया था, 2009 का ये मिशन है। तो इसमें ये जो मिशन है वो हमने क्यों किया था, क्या ऑब्जेक्टिव थे? तो इसका ऑब्जेक्टिव यही थे कि जो हमारा मून है उसका जो सरफेस है उसका हमको 3D एटलस बनाना था। जैसे हम इंडिया का एटलस पढ़ते हैं ना, आप सब पढ़ते हो ऑक्सफोर्ड का या फिर ओरिएंट का या फिर किसी भी और कंपनी का, आप पढ़ते तो हो ना एक एटलस। इवन आपके सामने अभी भी एक वर्ल्ड मैप जो है लगा हुआ होगा, इंडिया का मैप लगा हुआ होगा, सामने आपका कोई हो सकता है ग्लोब भी रखा हुआ हो इंडिया का, राइट। तो ये सारी चीज़ें कैसे हुई? जब हमने जो है क्या किया था, जब हमने मैपिंग की और ये जो है अर्थ का बहुत सारे हमने सैटेलाइट्स वगैरह लॉन्च करके देखा कि अर्थ कैसी है, बहुत सारी रिसर्च हुई, उसके बाद में बनाया। तो ऐसे ही जब अर्थ का तो कर ही लिया तो हमने कहा कि मून को भी देख लेते हैं। तो मून का एटलस बनाने के लिए हमारा चंद्रयान 1 गया, ठीक है। और साथ ही साथ में सिर्फ एटलस ही नहीं बनाना था, हाँ, दूसरा काम भी करना था। दूसरा काम था कि हम केमिकल और मिनरलॉजिकल मैपिंग भी करेंगे कि जो लूनर सरफेस है वहाँ पर कौन से एरिया में केमिकल्स मिल रहे हैं, कौन सा केमिकल कहाँ मिल रहा है, ठीक है, कौन सी गैसेस कहाँ पर मिल रही हैं, कौन से मिनरल्स किस एरिया में मिल रहे हैं। जैसे कि अगर हम अपना इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में हमको पता है ना कि भाई कॉपर माइंस कहाँ पर है, आयरन कहाँ से मिल रही है, कोल कहाँ से मिल रहा है, गोल्ड मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, कहाँ मिल रहा है, डायमंड कहीं से मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने मैपिंग कर रखी है ना, हमें पता है कि अच्छा इस एरिया में ये मिलता है, इस एरिया में ये मिलता है। ऐसे ही हम चंद्रयान 1 के ज़रिए करना चाह रहे थे कि जो लूनर मिशन है, लूनर सरफेस है, चंदा मामा है, वहाँ पर कहाँ पर क्या चीज़ मिल रही है, ठीक है। पेलोड्स की बात की जाए तो 11 साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स को लेकर गया था, और ये 11 के 11 इंस्ट्रूमेंट्स ये सिर्फ इंडिया ने नहीं बनाए, बल्कि इसमें इंडिया, यूएसए, यूके, जर्मनी, स्वीडन, बुल्गारिया, इन सब ने कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट बनाया और ये मिलकर 11 इंस्ट्रूमेंट्स गए थे। लॉन्चर कौन सा था? तो लॉन्चर हमारा था PSLV C11। आपको याद रखना है, यहाँ पर GSLV नहीं है। फर्स्ट जो मिशन था हमारा दैट इज़ PSLV C11, ठीक है। तो इस टाइम पर कौन सा हमारा जो लॉन्चर था? PSLV C11, ठीक है। अब जब मिशन गया तो इसने कुछ फाइंडिंग्स की। क्या थी वो फाइंडिंग्स? तो फाइंडिंग में कहा गया कि हाँ, चंद्रयान जो हमारा चंदा मामा है, हमारा जो मून है, मून पर वाटर है। पहले ही 2009 में ही इन्होंने ये बात बता दी थी कि मून पर पानी तो है, ठीक है, लेकिन किस फॉर्म में है? वो है वाटर वेपर की फॉर्म में, ठीक है। तो वाटर वेपर मिला, साथ ही साथ में इन्होंने कहा कि वाटर आइस भी है, जमा हुआ पानी भी है, ठीक है। वो कहाँ है? नदर्न पोल पर, ठीक है। तो यहाँ पर 2 चीज़ें हमें पता चली। पहली चीज़ क्या कि पानी जो है वो वाटर वेपर की फॉर्म में भी है, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या पता चली कि जो पानी है वो आइस की फॉर्म में भी है। 2 चीज़ें पता चल गई। उसके बाद में इन्होंने कहा कि ओशन मैग्मा हिपोथेसिस जो है वो वहाँ पर भी लागू होती है। एक्स रेज भी मिले। इन्होंने कहा कि जो वीक सोलर फ्लेयर्स जिस टाइम पर निकलती हैं उस टाइम पर एक्स रेज को भी इन्होंने डिटेक्ट किया, जिसका मतलब ये है कि वहाँ पर मैग्नीशियम भी है, एल्यूमिनियम भी है, सिलिकॉन भी है, कैल्शियम भी है, ठीक है। और एक जो है स्पाइनल रिच रॉक भी वहाँ पर डिटेक्ट की। तो इतनी सारी जो डिटेक्शंस है वो किसने की? हमारी चंद्रयान 1 ने। मतलब कि हाँ, अच्छा खासा काम किया इसने, ठीक है। इसने क्या क्या डिटेक्ट किया? इसने देखा कि भैया वाटर वेपर है, वाटर आइस है, साथ ही साथ में एक्सरेज भी हैं, जिससे पता चला मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, एल्यूमिनियम है, सिलिकॉन है, ये सारी चीज़ें भी हैं मून पर। ओशन मैग्मा हिपोथेसिस को भी इसने कंफर्म किया, और जो हमारी स्पिनल रिच रॉक्स है उसको भी डिटेक्ट किया,
चलो, ये तो कहानी जितनी भी हमने पढ़ी ये चंद्रयान 1 की कहानी है। आ जाते हैं चंद्रयान 2 पर। ठीक है, तो चंद्रयान 1 के टाइम पर हो सकता है आप लोगों को इतना होश ना हो, उस टाइम पर आप इतना ज़्यादा उस टाइम पर करंट अफेयर्स और ये सारी चीज़ों से ज़्यादा रिलेट ना कर पाते हो, छोटे होंगे तो इतना ध्यान ना हो। बट चंद्रयान 2, चंद्रयान 3 इस टाइम पर तो बहुत ज़्यादा होशो हवास में हम हैं। हमको पता है भैया क्या मिशन है, क्यों लॉन्च हुआ, कब लॉन्च हुआ, सक्सेसफुल हुआ, फेलियर हुआ, सब कुछ जानते हैं हम। चलो, चंद्रयान 2 से बहुत अच्छे से आप रिलेट कर भी पाओगे। तो चंद्रयान 2 जो है उसको लॉन्च किया गया था 2019 में। देखो, पहला वाला 9 में, दूसरा वाला 19 में, 10 साल बाद। ठीक, अच्छा, ऑब्जेक्टिव क्या था? तो ऑब्जेक्टिव यही था कि हमको क्या करना है, साइंटिफिक ऑब्जेक्टिव जो है चंद्रयान 1 के उसी को और बड़ा करना है। हमें क्या करना है, सॉफ्ट लैंडिंग करनी थी मून पर। ठीक है, और जो लूनर सरफेस है उसको और अच्छे से पढ़ना था, उसकी स्टडी करनी थी। ठीक है, ये तो हो गया ऑब्जेक्टिव। हमें पता है ना कि रोवर बाहर निकल ही नहीं पाया था, उस वजह से ही तो हम फेल हो गए थे। हाँ, इससे पेलोड्स कौन कौन से हैं तो हमने अभी देखा कि 3 चीज़ें हैं। ऑर्बिटर था, लैंडर था, रोवर था। रोवर का नाम था प्रज्ञान और लैंडर का नाम था विक्रम। ठीक है, और 8 एक्सपेरिमेंटल पेलोड्स भी गए हुए थे। अच्छा, लॉन्चर क्या था? लॉन्चर क्या PSLV था? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। इसमें लॉन्चर था वही जो हमारे चंद्रयान 3 में था। क्या था बताओ? GSLV Mark 3। ठीक है, अब इसमें क्या क्या फाइंडिंग्स इसने की? क्या बिल्कुल फेल हो गया था? नहीं नहीं नहीं, इसने भी कई सारी फाइंडिंग्स की थी। जैसे कि इसने बताया कि हाइड्रोक्सिल रेडिकल जिसको हम OH बोलते हैं, और वाटर मॉलिक्यूल जिसको H2O H2O बोलते हैं, वो सेपरेटली इन्होंने डिटेक्ट किया कि हाँ, जो मून है वहाँ पर OH भी है और वहाँ पर H2O भी है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट इन्होंने कहा कि जितने भी लैटिट्यूड है मून की, जैसे हमारे अर्थ के बहुत सारे लैटिट्यूड है ना, ये अर्थ है तो यहाँ पर इक्वेटर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, आर्टिक सर्किल, ये सब चीज़ें हमें पता है ना। तो ऐसे ही मून के भी हैं, तो मून के जितने भी हमारे लैटिट्यूड्स है वहाँ सब में वाटर जो है मिल रहा है, ऐसा भी इसने कन्फर्म किया। नेक्स्ट क्या किया इन्होंने, कहा कि आर्गन 40 जो है, आर्गन 40 को भी इन्होंने बताया कि जो लूनर सरफेस है उसका जो एग्जोस्फीयर है, लूनर एटमॉस्फेयर का जो एग्जोस्फीयर है वहाँ पर आर्गन 40 भी है, ऐसा भी बताया गया। माइनर एलिमेंट जैसे क्रोमियम, मैंगनीज, ये भी है, ये भी कंफर्म करा। ठीक है, तो क्रोमियम, मैंगनीज, आर्गन 40, वाटर। ठीक, साथ ही साथ में सोलर फ्लेयर्स से भी रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन इन्होंने दी है। अब हम देखते हैं जो हमारा चंद्रयान 3 है उसके पेलोड्स की बात करते हैं। ठीक है, जिसमें एक के बारे में तो हमने पहले ही आपको बता दिया, चेस्ट के बारे में। तो चेस्ट क्या करेगा, ये हमें टेम्परेचर के बारे में वहाँ का बताएगा, जो मैंने आपको जब बिल्कुल स्टार्टिंग में ये जब शुरू किया था टॉपिक तभी बताया था कि 8 सेंटीमीटर नीचे कितना है और सरफेस पे कितना टेम्परेचर है। तो ये इन्फॉर्मेशन मैंने अपने मन से थोड़ा ना दी है, ये इन्फॉर्मेशन किसने दी है? ये इन्फॉर्मेशन दी है हमारे चेस्ट ने, जो वहाँ पर काम कर रहा है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्या है, तो एक तो हमारा पेलोड ये हो गया, और पेलोड क्या है? राम्बा LP, राम्बा LP जो क्या करेगा, वो करेगा प्लाज्मा को मेजर। ठीक है, नियर सरफेस जो प्लाज्मा है उसकी डेंसिटी क्या है, वो कैसे चेंज होती है समय के साथ, इसको स्टडी करने के लिए गया है राम्बा LP। ठीक है, चेस्ट के बारे में पता हो गया। फिर इल्जा, इल्जा क्या है? इट इज़ इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनर सिस्मिक एक्टिविटीज़। जैसे कि हमारी अर्थ पर क्या होता है, अर्थक्वेक्स आते हैं ना, ऐसे ही मून पर क्या होगा, मून क्वेक्स आएंगे, भूकंप जिसे हम बोलते हैं, तो वहाँ पर भी आते होंगे, तो उसको स्टडी करने के लिए है इल्जा। ठीक, अच्छा, ये हो गया लैंडर के पेलोड। तो लैंडर पे 3 चीज़ें लगी हुई हैं। ठीक है, राम्बा, चेस्ट एंड इल्सा। ठीक, ओके। रोवर पर क्या लगा हुआ है? रोवर पे है APXS, जिसको हम बोलते हैं अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। तो ये क्या करेगा, वहाँ के केमिकल कंपोजिशन देखेगा। ठीक है, मिनरल्स को देखेगा जो कि लूनर सरफेस पर है। तो आप जैसे हम बात करते हैं ना कि वाटर मिला, जो मैग्नीशियम मिला, सिलिकॉन मिला, आर्गन मिली, ये सारी चीज़ें कौन देख रहा है? ये सारी चीज़ें जो है ये APXS देख रहा है। ठीक है, जो कि कहाँ पर है? रोवर पर लगा हुआ है। नेक्स्ट है लिप्स, इट इज़ लेज़र इंड्यूस्ड ब्रेक डाउन स्पेक्ट्रोस्कोप, जो क्या करेगा, एलिमेंटल कंपोजिशन देखेगा। जो अगर वहाँ की मान लो कोई मिट्टी उठाई तो उस मिट्टी में क्या क्या है, ठीक है, मिट्टी का कंपोजिशन क्या है, कौन से मिनरल्स है उस मिट्टी में, उसको देखने के लिए है लिप्स। और प्रपोजल मॉड्यूल हमने जाना ही है कि जो शेप है, शेप ही हमारा प्रपोजल मॉड्यूल है, जो धक्के मार के वहाँ तक उसको लेकर गया और उसके बाद में इसने छोड़ दिया।
ठीक है। जो ऑर्बिट रही, उस ऑर्बिट में उसने अलग होना था, वो ऑर्बिट में अलग हो भी गया था। ठीक है, ठीक। तो ये हमारा काम हो गया। मून की बात करें तो हमने जाना ही है कि मून जो है, मून की अगर हम देखना चाहें तो ये रहा मून। ठीक है, यहाँ पर ऊपर जो है वो है सी ऑफ सेरेनिटी। ठीक है, ये मून का इक्वेटर है और यहाँ पर जो है, यहाँ पर बिल्कुल साउथ पोल पर जो है हमने लैंडिंग की है। ठीक, अब हम बात करते हैं रिसेंटली लूनर मिशन कौन कौन से हैं और किस किस ने प्लानिंग कर रखी है मून पर जाने के लिए। तो साउथ कोरिया का है डेनोरी मिशन। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए डेनोरी मिशन कौन सी कंट्री का है तो आपको बताना है साउथ कोरिया का। ठीक है, यहाँ पर जो है जनवरी 23 से क्या करा जाएगा, मून का स्टडी की जाएगी। ठीक है, जो इसमें क्या है लॉन्च किया गया है अगस्त 2022 में डेनोरी मिशन साउथ कोरिया का। इसमें सिर्फ एक ऑर्बिटर है जो कि क्या करेगा, लूनर सरफेस को पढ़ेगा, मून की स्टडी करेगा। ठीक, जापान का है हकुटो आर मिशन। ठीक है, हकुटो आर मिशन, बट ये जो है क्रैश लैंडेड है, मतलब क्या, इसकी क्रैश लैंडिंग हुई थी और फेल हो गया है ये। ठीक, नेक्स्ट है रशिया। रशिया के तो आपको बहुत ही पता होगा, लूना 25 पहुंच गया था, बीच में घुस गया था। हम फर्स्ट कंट्री बनने वाले थे, बट यहाँ पर रशिया आ गया था बीच में। बट यहाँ पर क्या हुआ, ये लूना 25 जो है फेल हो गया था, जिसकी वजह से हम फर्स्ट कंट्री बन पाए हैं। ठीक है, फिर है यूएसए का आर्टेमिस सेकेंड। यहाँ पर क्या है कि ह्यूमंस को मून पर भेजा जाएगा 2024 में। इजराइल का है स्पेशल्स बेयरशीट 2। बेयरशीट 2 जो है ये इजराइल का है। ठीक है, 2025 में लॉन्च होगा। मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट टॉपिक, चंद्रयान 3 की तो पूरी डिटेल अब हमको पता चल ही चुकी है। अब चाहे मेंस में क्वेश्चन आ जाए, प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ जाए या फिर इंटरव्यू में पूछ लिया जाए, हम हर क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे, राइट। नेक्स्ट अब आते हैं ब्लैक होल्स की स्टडी करने के लिए। ब्लैक होल्स भी लगभग हर महीने की मैगजीन में, चाहे वो न्यूज एंड शॉर्ट्स में आए या फिर डिटेल में आए, आ ही जाता है चर्चा में। चलो जानते हैं। अब इतना हम पढ़ रहे हैं तो बस होप इतनी है कि हमारे प्रीलिम्स में भी एक क्वेश्चन तो ब्लैक होल पर आ ही जाए, क्योंकि हर महीने ये चर्चा में है। चलो, अच्छा क्यों है इस टाइम, क्यों चर्चा में है? चर्चा में इसलिए है क्योंकि साइंटिस्ट जो हैं हमारे, उन्होंने क्या किया है, कुछ जो हमारे ब्लैक होल्स हैं जिनको बोले क्वासर्स, ठीक है, उनको ऑब्जर्व किया है। उन्होंने कहा कि अर्ली यूनिवर्स में टाइम डिलेशन जो है ये क्वासर्स शो करते थे। अब आप कहेंगे ये टाइम डिलेशन क्या होता है, क्वासर्स क्या होता है, सब कुछ समझेंगे, टेंशन मत लो। अभी बस ये समझो न्यूज़ क्या है, न्यूज़ कितनी है कि क्वासर्स जो है टाइम डिलेशन शो करते थे अर्ली यूनिवर्स में, ऐसा माना क्या है। चलो अब इनको समझते हैं डिटेल में। ये टाइम डिलेशन ही ये बताता है कि कैसे जो समय है वो पास होता था। ठीक है, अभी जो टाइम चल रहा है ना, टाइम चल रहा है अभी जो चल रहा है, उससे 1/5 टाइम जो है वो पास होता था, टाइम जो है पास होता था। ठीक है, क्वासर्स क्या है, तो टाइम डिलेशन के समझ में आया, जो समय है वो देरी से चलता था। अभी हम बात करें तो अगर हम बात करते हैं तो हमारा जो 1 घंटा है वो कैसे निकल जाता है हमको पता नहीं चलता। ठीक है, अब ये इसी को हम बोलते हैं, पहले के समय पे 1 घंटा जो है, ऐसा कहा जा रहा है कि 1 घंटा पहले के समय पे बहुत लंबा होता था और अब 1 घंटा छोटा हो गया है, इसी को टाइम डिलेशन बोला जा रहा है। ठीक, टाइम डिलेशन समझ में आया। हम लोग बोलते हैं ना कि ये जो चीज़ है ये डिले हो गई है, मतलब कि देर हो गई है उसमें, तो ऐसे इसमें बोल दो कि टाइम डिलेशन मतलब क्या हो गया है कि टाइम जो है वो देरी से गुजरता था पहले। ओके, अब क्वासर्स क्या होते हैं, तो क्वासर्स जो है ट्रिमेंडसली एक्टिव सुपर मासिव ब्लैक होल्स होते हैं, मतलब कि बहुत ज़्यादा बड़े और बहुत ही ज़्यादा एक्टिव ब्लैक होल्स होते हैं, जो कि मिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ टाइम्स जो है सन से बड़े होते हैं। ठीक है, तो सन समझ रहे हैं, सन कितना बड़ा है, उससे भी मिलियंस एंड बिलियंस टाइम्स बड़े होते हैं, बहुत ही मासिव, बहुत ही ट्रिमेंडसली एक्टिव जो होते हैं वो ब्लैक होल्स, जो अगर उनको वो ब्लैक होल्स क्वासर्स कहलाते हैं। ठीक है, जो कि गैलेक्सीज के सेंटर्स पर होते हैं। ठीक है, लेकिन बात की जाए मिल्की वे की, जो हमारी गैलेक्सी है जहाँ पर हम रहते हैं, तो मिल्की वे के पास में कोई भी क्वासर नहीं है। ठीक, अच्छा टाइम डिलेशन को समझते हैं। इसका मतलब क्या है कि जो समय है वो अलग अलग रेट पर पास होता है। ठीक है, अलग अलग ऑब्जर्वर्स के लिए डिपेंड करता है कि रिलेटिव मोशन क्या है, पोजीशन क्या है, ग्रेविटेशनल फील्ड क्या, ऑब्वियसली
अभी हमने समझा ये कि समय जो है सबके लिए अलग अलग चल रहा है, अलग अलग रेट पर पास हो रहा है। इसको ऐसे समझ लो, देखो किसी दिन ऐसा होता है कि आप 1 घंटे में क्या करते हो, 1 घंटे में 2 चैप्टर्स पढ़ देते हो, मतलब सेम चैप्टर्स बिल्कुल आपने कभी नहीं पढ़े हैं, फिर भी उनको 2 घंटे में 1 घंटे में 2 चैप्टर पढ़ रहे हो। और किसी दिन क्या होता है कि 1 घंटे में आप एक पैराग्राफ ख़त्म कर पा रहे हो। तो इसका मतलब क्या है कि समय का रेट जो है वो अलग है। ये चीज़ जो है बहुत ज़्यादा इस पर रिसर्च चल रही है और ये कहा जा रहा है कि जो समय है ना वो हर समय बदलता रहता है, उसका रेट जो है वो बदलता रहता है और हर व्यक्ति के लिए समय अलग अलग होता है। किसी के लिए 1 घंटा का लेंथ अलग होता है और किसी अलग पर्सन के लिए 1 घंटे की लेंथ अलग होती है, ऐसा कहा जा रहा है। इस पर रिसर्च चल रही है और इसी को हम टाइम डिलेशन भी बोल रहे हैं। आइंस्टीन की जो थ्योरी है रिलेटिविटी की, उसमें कहा गया टाइम डिलेशन जो है किस वजह से होता है, जो रिलेटिविटी की थ्योरी है उसी का रिजल्ट है टाइम डिलेशन, ऐसा कहा गया है। यहाँ पर कहा गया कि जो टाइम और स्पेस है वो एक साथ जुड़े हुए हैं और जो है यूनिवर्स हर जगह फैल रहा है, हर डायरेक्शन में फैल रहा है। ठीक है, तो ये जो आपको याद रखना है कि आइंस्टीन की जो थ्योरी है रिलेटिविटी की वो क्या कहती है, वो ये कहती है कि जो टाइम है और जो स्पेस है वो आपस में जुड़े हुए हैं और यूनिवर्स फैल रहा है। और यूनिवर्स जब फैल रहा है तो क्या हुआ, समय जो है वो भी ऑल्टर होगा, ऐसा इसमें माना गया। ठीक, अच्छा ये टाइम डिलेशन कब होता है, तो ये कब होता है जब ऑब्जेक्ट्स जिनका बहुत ज़्यादा मास होता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फील्ड अगर बना देते हैं तो ये टाइम डिलेशन हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट है कि स्ट्रॉन्गर जितनी ज़्यादा ग्रेविटी होगी उतना ही ज़्यादा स्पेस टाइम कर्व होगा और टाइम जो है वो धीरे धीरे चलेगा। इसमें क्या कहा गया है, देखो समझो क्या कहा गया है। थोड़ा सा आपको लगेगा ये टिपिकल सी चीज़ है, ये समझ ही नहीं आ रही मैं हम क्या बता रहे हो। देखो हम अपनी लाइफ से रिलेट करते हुए पढ़ते हैं, इसको समझते हैं कि क्या कहा जा रहा है। देखो ये इसमें क्या कह रहे हैं कि ये मान लो ये है स्पेस, ऑब्वियसली ऐसा तो स्पेस नहीं होता है बट हम मान रहे हैं। ठीक है, सपोज करो ये स्पेस है, ठीक है, क्या है, स्पेस है। तो इन्होंने कहा कि स्पेस और ये अगर मान लो टाइम है, ये टाइम है, चल रहा है टाइम, तो स्पेस और टाइम है ये एक साथ जुड़े हुए हैं। तो स्पेस जितना ज़्यादा कर्व्ड होगा, ठीक है, उतनी ज़्यादा समय जो है वो धीरे 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 ऐसे 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 चलेगा, ऐसा इन्होंने कहा है। और कर्व्ड कितना ज़्यादा होगा ये किस चीज़ पर डिपेंड करेगा, ग्रेविटी पर। ठीक है, किसी बॉडी ग्रेविटी कितनी है इस पर ये डिपेंड करेगा कि वो कर्व्ड कितना है हमारा स्पेस। तो ऑब्वियसली इन्होंने कहा है कि जितनी ज़्यादा बड़ा ऑब्जेक्ट होगा, जितना ज़्यादा उसमें मास होगा, उसकी ग्रेविटी भी उतनी ज़्यादा होगी। ग्रेविटी ज़्यादा होगी तो वहाँ पर कर्व्ड बहुत ज़्यादा होंगे, कर्व्स बहुत ज़्यादा होंगे तो वहाँ पर समय जो है धीरे धीरे चलेगा। समझ में आया अब क्या है, ऑब्वियसली समझ में आया होगा। अब ये जो प्रेजेंट फाइंडिंग की बात करें टाइम डिलेशन को लेकर, तो प्रीवियसली जो है कहा गया है कि 7 बिलियन ईयर्स एगो क्या था, जो सुपरनोवास पर स्टडी की गई थी उस बेसिस पर यहाँ पर फाइंडिंग्स दी गई हैं। रिसर्चर्स जो हैं वो अलग अलग क्वासर से स्टडी कर रहे हैं। बिग बैंग के टाइम के बाद में 1.5 बिलियन ईयर्स जो हुआ है उतने समय के बाद से ये क्वासर्स को स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, इनकी जो चमक है, ब्राइटनेस जो है वो आज के क्वासर से कंपेयर की जाती है, जिससे बताया जाता है कि जो ये जो फ्लक्चुएशंस हैं वो 1/5 क्विकली हो रही हैं जितनी कि आज होती हैं, उससे 1/5 क्विकली पहले होती थी। ठीक, चलो ये तो हो गई क्वासर, टाइम डिलेशन, इन सब की कहानी। अब हम आते हैं मेन मुद्दे पर जहाँ से हमारा मेनली क्वेश्चन बन सकता है, दैट इज़ ब्लैक होल्स। तो ब्लैक होल्स क्या होते हैं, तो ब्लैक होल्स क्या है, स्पेस में एक प्लेस है जहाँ पर ग्रेविटी इतनी ज़्यादा होती है कि वहाँ पर अगर कोई भी चला गया तो वहाँ से वापस नहीं आ पाता, इवन लाइट भी वहाँ से वापस नहीं आ पाती, इतनी ज़्यादा ग्रेविटी होती है। इतनी स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी जो है वो इतनी इसलिए होती है क्योंकि जो मैटर है, इतना फैला हुआ मैटर जो है वो इतनी सी जगह में स्क्वीज्ड कर दिया गया है, इस वजह से वहाँ की ग्रेविटी बहुत ज़्यादा हो गई है। अब ये कैसे बनते हैं, तो ज़्यादातर ब्लैक होल्स जो हैं वो कैसे बनते हैं, जब बड़ा कोई स्टार होता है और वो जब ख़त्म होता है, जब वो डाई होता है सुपरनोवा एक्सप्लोजन से, तो वो श्रिंक हो जाता है और वो श्रिंक होके एक बहुत लिमिटेड से पॉइंट पर जाकर लिमिटेड हो जाता है और उसी को हम बोलते हैं ब्लैक होल।
ठीक है। लेकिन हमारा सन जो है वो कभी भी ब्लैक होल नहीं बनेगा, इससे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो इतना बड़ा है ही नहीं कि ब्लैक होल बनाने लायक उसका वो बना ले। तो ब्लैक होल बनाने के लिए बहुत बड़ा होना भी ज़रूरी है, और इतना बड़ा हमारा सन है नहीं। ठीक, फीचर्स की बात करें तो ब्लैक होल्स जो है वो इनविजिबल, भैया हमको नहीं दिखते, कितने भी बड़े हों कितने भी छोटे हों हमको नहीं दिख सकते, ये इनविजिबल होते हैं। कोई ब्लैक होल जो है वो इतना पास में है ही नहीं अर्थ के कि अर्थ जो है ब्लैक होल में चली जाए। तो ये भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, घबराओ मत, हमारी अर्थ कभी ब्लैक होल में नहीं जाएगी, क्योंकि ब्लैक होल इतना पास में कोई है ही नहीं अर्थ की। ठीक है, 2019 में साइंटिस्ट ने पहला ऑप्टिकल इमेज जो है ब्लैक होल की फाइंड की थी, जो कि गैलेक्सी के सेंटर पे है, नाम था मेजियर 87। ठीक है, तो यहाँ पर इवेंट हॉरिजॉन टेलीस्कोप की हेल्प से जो एक गैलेक्सी है मेजियर 87, वहाँ से उसके सेंटर में एक ब्लैक होल था, जिसकी हमने पहली इमेज जो है वो गैदर की थी 2019 में। डिटेक्शन की बात करें कि ब्लैक होल्स कैसे हम डिटेक्ट कर सकते हैं, तो डायरेक्टली इनको हम देख नहीं सकते। ठीक है, डायरेक्टली तो हम देख नहीं सकते, क्योंकि यहाँ से कोई भी लाइट ना ही आती है, ना ही ये कोई सी लाइट रेडिएट करते हैं, ना ही रिफ्लेक्ट करते हैं, ना ही कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कोई रिफ्लेक्ट करते हैं। इस वजह से यहाँ से हम इनको ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे हैं। अब जैसे हम लोग देखें तो सामने अगर हमारे कोई बॉक्स रखा है, तो वो बॉक्स जो है वो क्या कर रहा है, लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है, और रिफ्लेक्शन हमारी आइज़ में आ रही है, और वहाँ से हमें पता चल रहा है कि अच्छा यहाँ पर एक बॉक्स रखा है। बट अगर ये बॉक्स लाइट को ना ही ऑब्जर्व करे, ना ही एमिट करे, ना ही रिफ्लेक्ट करे, कुछ कर ही नहीं रहा है, इस पर कुछ असर हो ही नहीं रहा है, तो क्या होगा, हमें ये दिखेगा ही नहीं। ठीक है, ये इसीलिए हमें ब्लैक होल्स नहीं दिखते हैं। लेकिन जो एरिया है ब्लैक होल की बाउंड्री के बाहर, वहाँ से अलग अलग रेडिएशंस आती हैं, और उस वजह से हमें पता चलता है कि अच्छा यहाँ पर ब्लैक होल है। सपोज करो क्या, ये है ब्लैक होल, ठीक है, तो इसके अंदर की तो कोई चीज़ दिखेगी नहीं, क्योंकि ब्लैक होल है, यहाँ से कुछ लाइट का कुछ असर इस पर हो ही नहीं रहा है। ठीक है, लाइट जा रही है वापस आ नहीं रही है। ठीक है, लेकिन इसके बाहर जो एरिया है ना, यहाँ पर हमें लाइट दिखती है, और इसी लाइट से हम पता कर पाते हैं अच्छा यहाँ पर ब्लैक होल है। ठीक है, अच्छा जी, अब बात करते हैं 2020 का नोबेल प्राइज़ जो फिजिक्स में मिला था उसको देखकर। तो पेनरोज जो है, रोजर पेनरोज, इनको ये अवार्ड दिया गया था, क्योंकि उन्होंने ये डिस्कवर कर लिया था कि ब्लैक होल जो है वो कैसे बनता है। ठीक है, तो जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, उसको फॉलो करते हुए उन्होंने बताया कि ब्लैक होल्स कैसे बनते हैं, और इसी वजह से इनको नोबेल प्राइज़ 2020 में दिया गया। फिर है जो रिनहार्ड गेंजेल और एंड्रिया गेज हैं, इनको भी अवार्ड मिला, क्योंकि इन्होंने एक सुपर मासिव कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट की डिस्कवरी की थी गैलेक्सी के सेंटर में। ये जो सुपर मासिव ब्लैक होल है, ये अभी तक जो है हमने इसको एक्सप्लेन किया नहीं है। ये जो है सैजिटेरियस ए स्टार जो है उस रीजन को ही हमने कहा है। ठीक है, तो इसकी डिस्कवरी की थी, इस वजह से इनको नोबेल प्राइज़ मिला। अब आइंस्टीन की जनरल थ्योरी क्या है रिलेटिविटी की, इसको जानते हैं। तो आइंस्टीन की जो थ्योरी है जनरल रिलेटिविटी की, इसमें कहा गया है कि आप जो है बहुत धीरे धीरे एज करेंगे या फिर बहुत फास्ट एज करेंगे, ये डिपेंड करता है कि कितनी स्ट्रॉन्ग आपके पास में ग्रेविटेशनल फील्ड है। ठीक है, जैसे कि अगर हम जानें कि अगर आप 30 साल जो स्पेंड करते हैं अर्थ पर, ठीक है, तो अर्थ पर आपकी एज कितनी है, 30 साल। जुपिटर पे वो एज कितनी हो जाएगी, -18.4 सेकेंड्स की। और मून पर एज कितनी हो जाएगी, अच्छा आपकी एज कितनी हो जाएगी, अगर यहाँ पर है 30, अर्थ पर कितनी है 30, तो जुपिटर पे हो जाएगी 30 - 18.4। ठीक है, तो वो एज हो जाएगी आपकी जुपिटर पे, और मून पर एज आपकी प्लस हो जाएगी कितनी, मून पर अगर आपकी एज यहाँ पर अर्थ पर 30 है, तो मून पर कितनी हो जाएगी 30 + 629 मिली सेकेंड। मतलब कि यहाँ पर क्या कहा गया, ये चीज़ याद नहीं रखनी कि इतना मिली सेकेंड प्लस करना है माइनस करना है, नहीं, आपको यहाँ पर याद क्या करना है, समझने की चीज़ इन्होंने ये कहा है कि आपके आसपास जो ग्रेविटी है वो कितनी है, उस पर डिपेंड करेगा कि आपकी एज कितनी है। ठीक है, अब ये कैसे, जैसे कि अर्थ पर अगर आपकी एज 30 साल है, तो जुपिटर पे आपकी एज जो है वो 30 साल में से 18 सेकेंड कम हो जाएगी, और मून पर सेम आपकी एज अर्थ पर जितनी है 30, उसमें 6 to 9 मिली सेकेंड्स ऐड हो जाएंगे उसी टाइम पर, ये कहा गया है। ठीक है,
अच्छा, ब्लैक होल्स की स्टडी हम कर क्यों रहे हैं, क्या इंपॉर्टेंस है इसकी? तो सबसे पहली चीज़ जो हम फंडामेंटल थियरीज हैं, जैसे कि यूनिवर्स कैसे बना, गैलेक्सीज कैसे बनी, इन सबको जानने के लिए ब्लैक होल्स को पढ़ना ज़रूरी है। दूसरी चीज़ जो हमारी ग्रेविटेशनल फोर्सेस हैं उसको समझने के लिए ज़रूरी है ब्लैक होल्स को समझना, जैसे कि जिससे कि हमारे जीपीएस सैटेलाइट जो हैं उनका हम यूज़ कर पाएंगे अच्छे से, जब हमें ग्रेविटी के बारे में ज़्यादा पता होगा। फिर जो ग्रेविटेशनल वेव्स हैं उनको डिटेक्ट कर पाएंगे। पिछले मंथ की ही जो मैगजीन है उसमें हमने पढ़ा था ग्रेविटेशनल वेव्स के बारे में, लैब हमारी कहाँ बनी है, इन सब चीज़ों के बारे में मैं पढ़ा था ना। रिवीजन कर रहे हो कि नहीं? अच्छा, रिवीजन करते रहना, पता चले कि फिर आप सोचते रहो, इस वहम में रहो कि अरे हमने तो जून की भी पढ़ी थी, हमने अप्रैल की पढ़ी थी, मंथ के और मई की भी पढ़ी है, हमने हर महीने की जो है मैगजीन पढ़ ली है, मैम की वीडियो को फॉलो कर लिया है, अब तो सीधे प्रीलिम्स में ही देखेंगे। लेकिन प्रीलिम्स से पहले जब आप लेकर बैठोगे आपको कुछ भी याद नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि सब भूल चुके होंगे। ये करंट अफेयर्स है, ठीक है, ABCD नहीं है, ना ही हमारे मैथ के फॉर्मूले हैं जो हमें 10-15 क्वेश्चन कर लिए और हमें रट गए। नहीं नहीं नहीं, इनको बार बार रिवाइज़ करने की ज़रूरत है, इसीलिए आपको इनको रिवाइज़ करना होगा, ठीक है। अब देखो, इस चीज़ को भी समझेंगे, पहले इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बता दूँ आपको हेल्पफुल रहेगी, वो ये है। देखो, जब हम मैगज़ीन लेकर अपने बैठते हैं, ठीक है, मैगज़ीन खोल कर बैठेंगे तो होता ये है कि हमको ये पता नहीं होता कि ये टॉपिक हम कितने टाइम में कवर कर पाएंगे, ठीक है। और वीडियो से हेल्प ये मिल जाती है कि हमको पता, अच्छा 1 घंटे की वीडियो है, मतलब कि इतना ज़्यादा जो टॉपिक्स हैं सब 1 घंटे में हम कंप्लीट कर लेंगे। इस वजह से आप प्लानिंग अच्छे से कर सकते हो कि 1 घंटा अगर मैं मैगज़ीन को दे रहा हूँ, वीडियो से देख रहा हूँ, तो उस वजह से 1 घंटे में मेरी इतना टॉपिक जो है वो कवर पक्का हो ही जाएगा। इससे आपका जो टाइम है वो अच्छे से मैनेज हो पाएगा, इसीलिए वीडियोस की हेल्प ली जाती है। अगर हम पढ़ने बैठे, ठीक है, मैगजीन से, तो होता ये है कि हमें नहीं पता कि इतना जो 5-6 टॉपिक्स हैं कब तक कवर होंगे। हो सकता है 2 घंटे लग जाए, 3 घंटे लग जाए, फिर 10 मिनट में भी हम कर सकते हैं। ये तो हम पर डिपेंड करता है, राइट। तो इस वजह से टाइम मैनेज नहीं हो पाता, क्योंकि हमने सपोज करो कि हमने कहा कि सुबह 8 बजे से हम पॉलिटी पढ़ेंगे। अब हम 8 बजे से पहले ले के बैठे हैं मैगजीन को, बट मैगजीन में हमें पता ही नहीं, हम 6 बजे से पढ़ रहे हैं, लेकिन हमको पता नहीं ये टॉपिक कब खत्म होगा। टॉपिक खत्म हुआ 10 बजे, तो पॉलिटी तो चली गई ना, नहीं पढ़ पाए। तो यहाँ पर इसलिए हम वीडियोस की हेल्प लेते हैं, और ये भी रहता है ऑडियो विजुअल इफेक्ट रहता है, तो आपको ज़्यादा समय तक वो चीज़ याद भी रहती है। इसीलिए मैं आपको एडवाइस कर रही हूँ कि इस चीज़ को आप बार बार रिवाइज करें। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि जैसे पहली बार देख रहे हैं तो नॉर्मल स्पीड पे देखी, उसके बाद देख रहे हैं तो 1.25 पर देख ली, उसके बाद देखी 1.5 पर देखी, फिर 1.75 पर देखी, और उसके बाद में 2 पर देखी। 5 बार आपने एक ही चीज़ को देखा है ना और सुना है, तो ऑडियो विजुअल इफेक्ट भी है, और 5 बार उसको रिवाइज भी कर लिया है, फिर तो आप कोई भी क्वेश्चन हो उसको हैंडल कर पाएंगे उस टॉपिक से रिलेटेड, राइट। तो इसको बार बार, यानी कि 5 बार एक चीज़ का आपका रिवीजन भी हो रहा है, और ऑडियो विजुअल यानी कि साइंटिफिक चीज़ जो है, साइंटिफिक मेथड का आप फॉलो भी कर रहे हैं, तो ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। चलो हम अपने टॉपिक पर आते हैं, बाकी आपको एडवाइस मैंने दे दी है, आप जो आपको बेटर लगे वो आप कर सकते हो, ठीक है, ओके। तो बात की जाए इंपॉर्टेंस क्या है, ये ब्लैक होल्स की हमने बात कर ली, तो डिटेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल वेव्स। नेक्स्ट है कि बेंडिंग ऑफ लाइट, ये ब्लैक होल से जो लाइट बेंड हो जाती है, ये चीज़ भी ना इसी चीज़ में हमने पढ़ी है, डिटेक्शन में ग्रेविटेशनल वेव्स होती है ना, वो लाइट को बेंड कर देती हैं, ये चीज़ हमने इसमें देखी थी। अच्छा, टाइप्स ऑफ ब्लैक होल्स अगर हम देखना चाहें, ब्लैक होल्स कितने तरीके के होते हैं, तो उनके मासेस के अकॉर्डिंग हम जो बात करें, तो ब्लैक होल्स होते हैं प्रीमॉर्डियल, स्टेलर, इंटरमीडिएट, सुपर मासिव। और अभी हम जो बात कर रहे हैं ना वो सुपर मासिव ब्लैक होल्स की ही बात कर रहे हैं, जो क्वासर्स की बात की थी वो सुपर मासिव ब्लैक होल्स होते हैं। तो प्रीमॉर्डियल ब्लैक होल्स कौन से होते हैं, जो कि हमारा यूनिवर्स जब पैदा हुआ, यानी कि हमारा यूनिवर्स जब बना उसके फर्स्ट सेकंड में जो ब्लैक होल्स बन गए उनको हम प्रीमॉर्डियल ब्लैक होल्स बोलते हैं। टॉकिंग अबाउट द स्टेलर ब्लैक होल्स, तो यहाँ पर कहा गया है कि जिनका मास सन से 20 गुना ज़्यादा है उसको हम स्टेलर ब्लैक होल्स बोलेंगे। इंटरमीडिएट ब्लैक होल्स की बात करें तो इनका सन के मास से, इनका मास जो है 100 से 100,000 गुना ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है, इतने ज़्यादा बड़े। और सुपर मासिव में तो अगर 1 मिलियन सन को मिला दिया जाए तब वो जाकर सुपर मासिव ब्लैक होल के बराबर बनेगा। ये है हमारा ब्लैक होल का फोटो जो लिया गया था 2019 में, वही है ये। देखो क्या कहा गया है, जैसे कि ये तो ब्लैक ब्लैक दिख रहा है, यहाँ पर तो हमें कुछ अंदर का दिख नहीं रहा है, ठीक है, ये सिंगुलैरिटी इसको हम बोलते हैं, मतलब कि ये जो सारा मैटर इकट्ठा होकर एक पॉइंट पर आ गया वो यही पॉइंट है, लेकिन ये तो हमें कुछ दिख नहीं रहा, ठीक है, ब्लैक सब दिख रहा है। तो यहाँ इसकी फ़ोटो का हम क्या करेंगे, देखो ब्लैक तो दिख रहा है,
कुछ नहीं दिख रहा है यहाँ पर, बट हमने कहा था कि आसपास लाइट्स दिखती हैं। ये जो लाइट्स दिख रही हैं, ये जो लाइट्स दिख रही हैं, ये है आसपास की लाइट जो हमें बताती हैं कि अच्छा यहाँ पर क्या है, ब्लैक होल है। ठीक है, समझ में आया? बिल्कुल। आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है? नेक्स्ट टॉपिक है न्यूट्रिनो पार्टिकल्स। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? न्यूट्रिनो पार्टिकल्स। ये न्यूट्रिनो पार्टिकल्स भाई क्यों है चर्चा में? चर्चा में इसीलिए है क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है। क्या हुआ है अभी पहली बार? पहली बार हुआ कुछ ऐसा है कि जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने न्यूट्रिनोज को क्या किया है, देखा है कि वो ओरिजिनेट होते हैं मिल्की वे के सेंट्रल डिस्क से। ठीक है, तो पहली बार क्या हुआ? पहली बार हुआ कुछ ऐसा कि हमारे साइंटिस्ट ने ये देखा कि जो मिल्की वे है, हमारी जो गैलेक्सी है, ऐसी जो मिल्की वे गैलेक्सी है, इस गैलेक्सी के जो सेंट्रल डिस्क है, वहाँ से क्या हो रहा है, न्यूट्रिनोज निकल रहे हैं। ठीक है, ये देखा है। डेटा जो कलेक्ट हुआ है वो आइस क्यूब न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी ने कलेक्ट किया है। ठीक है, और इसने पहली बार ऐसा कुछ दिखाया है कि जो ये जो न्यूट्रिनोज हैं ये मिल्की वे गैलेक्सी से निकले हैं। ठीक है, अब इससे क्या है, जो फंडामेंटली जो हम देखते हैं कि ये जो न्यूट्रिनोज कहाँ से आते हैं, इससे ये अलग है। कैसे? देखो, हम जो आँखों से या फिर इंस्ट्रूमेंट से देखते हैं, जो मेजर करता है किसको, रेडियो वेव्स को, माइक्रोवेव्स को, या फिर ऐसे इलेक्ट्रॉनिक सोर्सेज, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सोर्सेज जैसे कि रेडियो वेव्स को मेजर करने वाले सोर्सेज, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट रेस, एक्सरे, इनको जो मेजर करता है वही न्यूट्रिनोज को भी देख लेता है, वही इंस्ट्रूमेंट हमारा। लेकिन पहली बार क्या हुआ है, ये ऑब्जर्वेटरी ने लेंसेज से देखा है। ठीक है, न्यूट्रिनो पार्टिकल्स के लेंसेज से इसको देखा है। न्यूट्रिनोज क्या होते हैं? जिनको देख लिया तो इतना बड़ा हम कह रहे हैं अरे भाई क्या हो गया। तो ये जो न्यूट्रिनोज होते क्या, पहले इनको समझो, फिर पता चलेगा कि इनको देखना इतना ज़्यादा बड़ी डिस्कवरी हम क्यों मान रहे हैं। तो ये क्या है, ये फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं। ठीक है, फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं। जैसे कि अगर हम बात करें कि जैसे हम एटम की बात करते हैं, एटम, ठीक है, छोटे क्लास में पढ़ा था, 10th क्लास में पढ़ा था, एटम जो है वो बना है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से। ठीक है, लेकिन इसके आगे तो नहीं पढ़ा था हमने, ये तो नहीं कहा था प्रोटॉन टूट जाएगा, न्यूट्रॉन। लेकिन अब ये न्यूट्रॉन, प्रोटॉन ये आगे और टूट चुके हैं, न्यूट्रिनो बना है, क्वार्क बना है, ये सारी चीज़ें हमने पिछले वाली जो हमारी मंथ की मैगजीन थी उसमें ये चीज़ को थोड़ा सा एक झलक उसकी देखी थी। वहीं पर हमने उस टाइम पर क्वार्क की बात की थी, आज हम न्यूट्रिनो की बात कर रहे हैं। तो ये न्यूट्रिनो जो है ये और ज़्यादा, एटम जो है, एटम पहले प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन टूटा, अब ये जो न्यूट्रॉन है और आगे टूटा और न्यूट्रिनो बने। न्यूट्रिनो ऐसा कहा जा रहा है कि ये और नहीं टूट सकता, ये बिल्कुल अल्टीमेट चीज़ है। ठीक है, की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो बहुत ही स्मॉल होते हैं, बहुत ही टाइनी मास होता है इनमें, जो कि जिसमें कोई भी चार्ज नहीं होता है। ठीक है, कोई भी चार्ज नहीं होता, हम बोलते हैं ना न्यूट्रल, तो वैसा ही है न्यूट्रिनो, जिसमें कोई भी चार्ज नहीं है, ना ही ये पॉजिटिवली चार्ज है ना ही ये नेगेटिवली चार्ज है, जो कि ऑलमोस्ट लाइट की स्पीड से ये ट्रैवल करता है और स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है। ठीक है, लाइन कैसी है, स्ट्रेट। नेक्स्ट है कि ये किसी मैटर से इंटरेक्ट करता नहीं, बहुत ही रेयरली ऐसा कुछ होता है कि ये इंटरेक्ट करे, अदरवाइज ये किसी और पार्टिकल से इंटरेक्ट नहीं करता है। जो हमारे जितने भी एटम्स हैं यूनिवर्स में उनसे भी ज़्यादा न्यूट्रिनो हैं, ऑब्वियसली होंगे, क्योंकि एटम्स को अगर हम देखें तो मान लो एक एटम है, उसमें कई सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं, और प्रोटॉन न्यूट्रॉन और टूटे हैं तो और ज़्यादा होंगे उसमें, तो ऑब्वियसली एटम से तो ज़्यादा ही होंगे। ठीक है, 3 तरीके के ये होते हैं, दैट इज इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो, टाउ न्यूट्रिनो एंड म्यूऑन न्यूट्रिनो। ठीक है, 3 है, एक है इलेक्ट्रॉन, एक है टाउ, एक है म्यूऑन। ठीक, अब ये क्या कर सकते हैं, एक तरीके से दूसरी तरीके में बदल भी सकते हैं। इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन टाउ न्यूट्रिनो बन गया, ठीक है, टाउ न्यूट्रिनो म्यूऑन न्यूट्रिनो बन गया, तो ये एक दूसरे में बदल भी सकते हैं। ये जो प्रोसेस होती है जिसमें वो एक तरीके के न्यूट्रिनो दूसरे तरीके में बदल जाते हैं, इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं न्यूट्रिनो ऑसिलेशन। अब ये जो न्यूट्रिनोज हैं ये बनते कैसे हैं, ठीक है, इनका सोर्स क्या है, तो ये अगर हम बात करें ये कैसे बनते हैं, तो ये हमारी गैलेक्सी से एमिट होते हैं, गैलेक्सी से ही निकलते हैं। बट कब निकलेंगे, जब कॉस्मिक रेज जो हैं वो कोलाइड करती हैं इंटरस्टेलर मैटर से। तो जब कॉस्मिक रेज जो है, जो हमारे स्पेस में से जो रेज आ रही हैं वो हमारे इंटरस्टेलर
मैटर से इंटरेक्ट करेंगी, तब कोलाइड करेंगी, तब क्या होगा कि न्यूट्रिनोज निकलेंगे। जैसे कि सन है, एक्सप्लोडिंग स्टार है, सुपरनोवा है, गामा रे बर्स्ट है, क्वासर है, इनसे भी ये प्रोड्यूस होती हैं। ज़्यादातर न्यूट्रिनो जो है अर्थ के अराउंड वो सन से आते हैं। ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है। अर्थ पर बात करें तो न्यूट्रिनोज जो हैं वो प्रोड्यूस कब होते हैं, जब अनस्टेबल एटम्स डीके हो जाता है। ठीक है, प्लांट की जो हमारा प्लैनेट है उसकी कोर में ऐसा होता है, न्यूक्लियर रिएक्टर्स में ऐसा होता है कि जो अनस्टेबल एटम है वो डीके होना शुरू हो जाता है, और जब वो डीके होता है तब न्यूट्रिनोज अर्थ पर प्रेजेंट हो जाते हैं, ये रिलीज हो जाते हैं। ये कैसे होते हैं, तो पार्टिकल एक्सीलरेटर्स से क्रिएट होते हैं। हाई स्पीड पार्टिकल कोलिजन्स जो एटमॉस्फेयर में होते हैं तब भी ये क्रिएट हो सकते हैं। ठीक है, इवन एक बनाना जो होता है, जो केला होता है, वो भी न्यूट्रिनो को एमिट कर सकता है। ठीक है, क्योंकि ये नेचुरल रेडियो एक्टिविटी जो है पोटेशियम, हमारे फ्रूट में क्या होता है, पोटेशियम होता है। ठीक है, बनाना है, केला खाया है नहीं कि खाया है बनाना, राइट, तो उसमें क्या होता है, पोटेशियम होता है। ठीक, तो पोटेशियम होता है, वो अगर डीके करता है ना तो पोटेशियम से क्या होगा कि न्यूट्रल रेडियो एक्टिविटी जो हमारे पोटेशियम की है वहाँ से न्यूट्रिनोज रिलीज हो सकते हैं। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ आपको समझ में आई होगी। आज से आपने कोई भी अगर इंटरेस्टिंग चीज़ पढ़ी है तो वो यही है कि बनाना से न्यूट्रिनोज निकल सकते हैं। तो अगर ये स्टेटमेंट आ जाए आपके प्रीलिम्स में तो आप हंसने में तो बैठ जाना कि अरे ये क्या चीज़ दे दी इन्होंने। नहीं नहीं नहीं, ये बिल्कुल सच्ची बात है कि बनानास जो है वो क्या कर सकते हैं, न्यूट्रिनोज को जो है रिलीज कर सकते हैं, जस्ट बिकॉज बनाना में पोटेशियम है और पोटेशियम की न्यूट्रल रेडियो एक्टिविटी का यूज़ करते हुए हमारी क्या होगा, न्यूट्रिनोज रिलीज हो सकते हैं। ठीक है, अब अगर न्यूट्रिनोज हैं तो उनको डिटेक्ट कैसे किया जाएगा, इसके बारे में अगर हम बात करें तो ये किसी भी पार्टिकल जो कि आइस में है, ठीक है, उससे इंटरेक्ट करता है। ठीक है, और मियोन, इलेक्ट्रॉन और टाउस में क्या हो जाता है, बदल जाता है। जो नए पार्टिकल्स हैं जो कि न्यूट्रिनो की स्पीड को गेन करते हैं और लाइट से भी ज़्यादा तेज स्पीड में ये ट्रेवल करते हैं इन दी आइस। ठीक है, प्रपोज्ड इंडिया बेस्ड न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी है वो एटमॉस्फेरिक न्यूट्रिनोज को ही पढ़ेगी। ठीक है, तो एक ऑब्जर्वेटरी हम बना रहे हैं जो कि एटमॉस्फेरिक न्यूट्रिनो को ही सिर्फ स्टडी करेगी। अब हम बात करते हैं आइस क्यूब न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी की, क्योंकि अभी हमने पढ़ा है इसके बारे में। तो ये क्या है, फर्स्ट डिटेक्टर है अपनी तरीके का, इसने पहले तरीके का ये डिटेक्टर बना हुआ है जो कि ऑब्जर्व करेगा कॉस्मोस को। ठीक है, जो हमारा साउथ पोल आइस है और ये न्यूट्रिनोज को सर्च करेगा, कॉस्मोस को पढ़ेगा साउथ पोल से और साथ ही साथ में न्यूट्रिनोज की सर्च करेगा। आइस क्यूब जो है ये लार्ज वॉल्यूम ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल यहाँ पर इनको चाहिए होता है जिससे कि इस इवेंट को हम पढ़ सकें, क्योंकि हमने देखा न्यूट्रिनोज जो वो आइस से ट्रेवल कर रहे हैं, वो भी लाइट से भी ज़्यादा स्पीड में, राइट, तो हमें आइस पर स्टडी करने की ज़रूरत है। ठीक है, साउथ पोल में बहुत ज़्यादा आइस है, इसीलिए ये आइस क्यूब न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी कहाँ है, अंडर आइस बनी हुई है। और ये एक क्वेश्चन बन चुका है प्रीवियस ईयर्स में, अगर आप थोड़ा 2013, 14, 15 इन ईयर्स की अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे ना, वहाँ पर ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये क्या है, अंडर आइस क्या है, ये एक ऑब्जर्वेटरी है जो कि न्यूट्रिनोज और कॉस्मोस को पढ़ रही है। ठीक, और साउथ पोल पर है इंडिया के। नेक्स्ट है कि न्यूट्रिनोज की अगर हम स्टडी कर रहे हैं तो इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, तो ऑब्वियसली ये हमें मोस्ट वॉलेंट जो हमारे एस्ट्रोफिजिकल सोर्सेज हैं, जैसे कि स्टार एक्सप्लोड हो रहा है, गामा रे बर्स्ट हो रही है, तो उनके बारे में बहुत सारी जानकारी दे सकता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट्स और जो फिनोमिना हैं उनको हम न्यूट्रिनो कहाँ पर प्रोड्यूस हुए हैं उस बेस पर पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ में जो बेसिक फिजिकल लॉज हैं उसमें भी ये नया कुछ लेकर आ सकता है, वो लॉज जो हैं उनको और अच्छे से हमें अंडरस्टैंड करने में हेल्प कर सकता है। ठीक है, एटमॉस्फेरिक न्यूट्रिनोज की बात अगर हम करें तो टिपिकली 15 किलोमीटर जो हमारा अर्थ का सरफेस है उससे 15 किलोमीटर ऊपर जो है ये प्रोड्यूस होते हैं, कॉस्मिक रेज से प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है,
मिल्की वे गैलेक्सी जहाँ हम रहते हैं, राइट। तो इस गैलेक्सी के बारे में जानना तो हमारा हक है भाई, हमारा घर है ये, तो जानते हैं इसके बारे में ऑब्वियसली। तो एक जो गैलेक्सी है ये ह्यूज कलेक्शन ऑफ डस्ट, गैस, बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ स्टार्स जो हैं वो वहाँ पर होते हैं, उसको हम गैलेक्सी बोलते हैं, राइट। ये चीज़ तो हमने बचपन में पढ़ी थी कि बहुत सारे स्टार्स जो हैं वो मिलकर गैलेक्सी बनाते हैं, ठीक है। ग्रेविटी की पुल से ये सब एक साथ जो हैं रहते हैं। गैलेक्सीज स्पाइरल शेप की हो सकती हैं, जैसे हमारी मिल्की वे स्पाइरल है। इलेप्टिकल भी हो सकती हैं, जो कि ज़्यादातर जो बड़ी बड़ी जो गैलेक्सीज है वो इलेप्टिकल ही देखने को मिली हैं, बट हमारी गैलेक्सी स्पाइरल है, ठीक है। और कभी कभी इरेगुलर बिना किसी शेप की भी हो सकती है। अर्थ जो है वो मिल्की वे गैलेक्सी में है, ऑब्वियसली हमको पता है। मिल्की वे जो है लगभग जब हमारा यूनिवर्स बना उसके 14 बिलियन साल बाद ये जो है बना, यानी कि अगर आज से बात करें तो आज से 14 बिलियन साल पहले ये जो है मिल्की वे गैलेक्सी बना, ठीक है। और इसमें क्या है, एक सुपर मासिव ब्लैक होल जो है वो मिल्की वे गैलेक्सी के बीचों बीच में है। कभी कभी जो है गैलेक्सीज एक साथ आ जाती हैं और एक दूसरे में स्मैश कर देती हैं। अगर मिल्की वे गैलेक्सी की बात करें तो कहा जा रहा है कि मिल्की वे गैलेक्सी भी एक दिन ऐसा आएगा कि हमारी जो मिल्की वे गैलेक्सी है वो हमारी पड़ोसी गैलेक्सी जो एंड्रोमीडा है उसमें जाकर बम कर देगी, उसमें जाकर घुस जाएगी, टकरा जाएगी उससे, ठीक है। और कहा जाता है कि सैटेलाइट गैलेक्सीज भी होती हैं, ठीक है, और जो कि ऑर्बिट करती हैं गैलेक्सी को। मिल्की वे जो है उसमें बहुत सारी सैटेलाइट गैलेक्सीज में हैं, और इसमें जो है बिगेस्ट वन है वो है लार्ज मैगेलेनिक क्लाउड, ठीक है। समझ में आया क्या है। एक तो पहली बात ये याद रखो कि हमारी मिल्की वे गैलेक्सी स्पाइरल है, ठीक है, और वो जाएगी हमारी पड़ोसी जो गैलेक्सी एंड्रोमीडा उसमें जाकर एक दिन ऐसा आएगा कि मर्ज हो जाएगी, उस पर जाकर कोलाइड हो जाएगी, ठीक है। और बहुत सारी हमारी गैलेक्सी के सैटेलाइट गैलेक्सीज भी हैं जो हमारी गैलेक्सी के आसपास उसको ऑर्बिट कर रही हैं, ठीक। टॉकिंग अबाउट आवर नेक्स्ट टॉपिक जो है भैया भाई बहुत हो गया स्पेस, बहुत हो गई गैलेक्सीज, वापस आ जाओ अर्थ पर आ जाओ। आ गए अर्थ पर, ठीक है। अब है दूसरी तरीके का टॉपिक, स्पेस से रिलेटेड नहीं है, थोड़ी सी बीमारियों से रिलेटेड है। पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक है अनएड्स, यानी कि इसको हम बोल सकते हैं UN एड्स ग्लोबल एड्स अपडेट 2023। तो यहाँ पर जो बीमारी है जिसकी जिक्र हम करेंगे वो है एड्स। चलो जानते हैं क्यों है न्यूज़ में। तो UN एड्स जो है ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, UN की बॉडी है। उसने क्या किया है, रिलीज़ कर दिया है एक रिपोर्ट को जिसका नाम है द पाथ दैट एंड्स एड्स, कि ऐसा रास्ता जिससे एड्स जो है दुनिया से ख़त्म हो जाएगा, वो रास्ता जो है इन्होंने इस रिपोर्ट में बताया है। की हाइलाइट्स क्या है, ऑब्वियसली कोई रिपोर्ट आती है तो की हाइलाइट्स तो होती ही हैं। तो इसमें कहा गया है कि HIV जो रिस्पॉन्स है उसमें हमने सक्सेस को अचीव किया है, ठीक है। जो नए HIV इंट्रैक्शंस हैं, नए जो एड्स के जो मरीज़ हैं और उससे रिलेटेड जो डेथ हो रही हैं वो कम हुई हैं, जिससे कि जो हमारा SDG 3.3 है उसको हम अचीव कर पाएंगे 2030 तक, ऐसा इन्होंने कहा है। एड्स रिलेटेड जो डेथ हैं वो 69% से कम हुई हैं। ऑब्वियसली इन्होंने देखो क्या कहा है, समझो। इन्होंने कहा है कि हम जो है HIV रिस्पॉन्स में सक्सेस को अचीव कर रहे हैं, मतलब एड्स कम हो रहा है, HIV कम हो रहा है, ठीक है। HIV के जो इन्फेक्शंस देखने को मिल रहे हैं वो अब कम होते जा रहे हैं। जितने लोग जो HIV से ग्रसित हो रहे हैं उनकी संख्या कम हो रही है। इवन अगर हम बात करें डेथ की, जो कि एड्स की वजह से जिन लोगों की डेथ होती है, उसमें भी 69% की कमी आई है। सबसे ज़्यादा HIV या फिर एड्स से रिलेटेड जो डेथ थी 2004 में हुई, और उस दिन से 2004 से अगर आज तक हम कंपेयर करें तो 69% की कमी आई है। ट्रीटमेंट किस किस को मिला है, तो लगभग जितने लोग, वो सारे लोग जिनको HIV है, जो HIV से इन्फेक्टेड हैं ग्लोबली, ठीक है, पूरी दुनिया में, उसमें से 76% लोग ऐसे हैं जो कि ट्रीटमेंट ले रहे हैं, जिनके पास में इसका ट्रीटमेंट पहुंच रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है कि जो एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी है। अब आपको यहाँ पर ये चीज़ याद रखनी है कि जो एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी है ये किस बीमारी को ट्रीट करने के लिए यूज़ की जाती है। जैसे कि कीमोथेरेपी हम जानते हैं कि ये किसके लिए होती है, कैंसर के लिए होती है। ऐसे ही एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी जो है ये होती है
एड्स के लिए। तो यहाँ पर जो एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी है वो भी हमने सब सहारन अफ्रीका, एशिया, पैसिफिक, इन सारे एरियाज़ में हमने क्या किया है, ये थेरेपी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने की कोशिश की है। नेक्स्ट बात करते हैं ऑब्स्टेकल्स दैट होल्ड बैक HIV रिस्पॉन्स। तो ऐसे कौन से ऑब्स्टेकल्स हैं जिसकी वजह से अभी कुछ कमियां रह गई हैं HIV ट्रीटमेंट में। जो हमने बात की 76% तक लोगों तक हमने ट्रीटमेंट पहुंचाया, बट वो जो बचे हुए हमारे 24% हैं उन तक क्यों नहीं पहुंचा। हमने बात की कि जो है लगभग 69% जो लोग हैं उनकी डेथ बचाई गई है, डेथ जो है वो कर्व कर ली है, 69% की कमी देखने को मिली है, बट बचे हुए लोग क्यों मर रहे हैं। तो कुछ तो कमियां रह गई है ना, उन कमियों की यहाँ पर बात की गई है। क्या ऑब्स्टेकल्स आते हैं। सबसे पहली चीज़ ये है कि जो अडल्ट गर्ल्स होती हैं, जो यंग वीमेन हैं, वो अभी भी ये रिस्क जो है इसको फेस कर रही हैं। ठीक है, तो अभी हम पहुंच तो गए हैं लोगों के पास, पर जो अडल्ट गर्ल्स हैं, यंग वीमेन हैं, वो आज भी इस रिस्क को फेस करने के लिए मजबूर हैं, रिस्क फेस कर रही हैं। जो HIV और दूसरी हेल्थ रिलेटेड सर्विसेज हैं लोगों से पॉपुलेशन तक जाने में वो स्कार्स हैं। ठीक है, कई कई कंट्री ऐसी हैं अभी भी जिनमें ये जो हेल्थ रिलेटेड सर्विसेज है वो नहीं पहुंच पा रही हैं। ग्लोबली बात करें 2022 में तो लगभग 2 मिलियन लोग ऐसे हैं जिनको HIV है बट उनको ट्रीटमेंट नहीं मिल पाया है। ठीक है, तो अभी भी हमें और काम करने की ज़रूरत तो है। ठीक, अब इंडिया ने रिस्पॉन्ड कैसे किया HIV को लेकर, क्योंकि इंडिया में भी कई सारे पेशेंट्स हैं जो HIV से ग्रसित हैं। तो हमने क्या स्टेप उठाया, हमारी कंट्री, हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही है। तो हमारी गवर्नमेंट की अगर बात करें तो एक प्रोग्राम है, प्रोग्राम का नाम है नेशनल एड्स एंड STD कंट्रोल प्रोग्राम। ठीक है, ये क्या है, ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। तो ये चीज़ भी याद रखनी है, कौन सी स्कीम है, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड और सेंट्रल सेक्टर। ऑब्वियसली इट इज़ अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम। ठीक है, तो ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, नाम है NACP। इसको कंटिन्यू किया गया है। ठीक है, 5 साल तक, आने वाले 5 साल तक, यानी कि 1 अप्रैल 2021 से इसको कंटिन्यू कर दिया गया और ये अब 31 मार्च 2026 तक लागू है। इसका फेज 5 चल रहा है। इसको आज या कल नहीं, 2021 में भी नहीं लॉन्च किया गया, इसको लॉन्च किया गया था 1992 में, और 1992 से सक्सेसफुली ये काम कर रही है। बहुत अच्छे अच्छे इसने रिजल्ट्स शो किए हैं, जिस वजह से आज ये 5th फेज़ में है। ठीक है, HIV और एड्स प्रिवेंशन कंट्रोल एक्ट भी हम लेकर आए 2017 में, जिसमें बताया गया है कि एक लीगल और इनेबलिंग फ्रेमवर्क हम देते हैं, जिससे कि जो ह्यूमन राइट्स हैं, HIV या फिर एड्स से ग्रसित लोगों के जो ह्यूमन राइट्स हैं उसको हम कैसे सेफगार्ड करेंगे। नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन जो है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ फैमिली वेलफेयर के अंडर आती है, वो लीडरशिप शो कर रही है इस प्रोग्राम के अंडर, इस बीमारी से लोगों को बचाने के लिए। अंडर नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम सरकार जो है वो फ्री लाइफ लॉन्ग एंटी रेट्रोवायरल मेडिसिन लोगों को देती है जो कि HIV से ग्रसित हैं। ठीक है, तो ऐसे लोग जो कि HIV से इन्फेक्टेड हैं उनको फ्री में ये जो ट्रीटमेंट है जिसकी हमने बात की थी, एंटी रेट्रोवायरल जो है ट्रीटमेंट, ये गवर्नमेंट फ्री ऑफ द कॉस्ट प्रोवाइड करती है। नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान भी है 2017 से 24 तक का, जिसमें हम बात करते हैं कि हम जो है ये हमारा जो HIV है इससे इन्फेक्शन को कंट्रोल कर पाएंगे। इसके लिए नाम है मिशन संपर्क, भी हमने लॉन्च किया है। ठीक है, दूसरे इनिशिएटिव्स की बात करें, जो मिशन संपर्क है उसको हम डिटेल में अभी आगे भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो दूसरे इनिशिएटिव्स की बात करें तो मल्टीमीडिया कैंपेन है, NACO के द्वारा रेड रिबन क्लब्स बनाए गए हैं कॉलेजेस में। ठीक है, आंगनवाड़ी वर्कर्स, आशा, इन सबको भी एजुकेट इस फील्ड में किया गया है। टॉप 3 स्टेट्स जहाँ पर सबसे कम ये जो है केसेस हुए हैं, इन्फेक्शन में डिक्लाइन देखने को मिला है, जिनने बहुत अच्छा काम किया इस बीमारी को कंट्रोल करने के लिए, वो स्टेट्स हैं हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु एंड तेलंगाना। ठीक है, हाईएस्ट अडल्ट HIV प्रिवलेंस कहाँ पर देखने को मिला, सबसे ज़्यादा जो अडल्ट पर्सन है उनमें HIV की जो ये इन्फेक्शन है सबसे ज़्यादा कहाँ देखने को मिलता है, तो वो हमें देखने को मिलता है मिज़ोरम, नॉर्थ ईस्ट में, दैट इज़ मिज़ोरम, नागालैंड, मणिपुर। ये 3 टॉप 3 स्टेट्स हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा ये जो इन्फेक्शन देखने को मिल रहा है। उसके बाद सदर्न स्टेट में पहुँच जाओ तो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका। ठीक है,
अब रिकमेंडेशंस क्या हैं क्विक प्रोग्रेस के लिए कि हम जो है ये इसको एंड करना चाहते हैं, इसके लिए क्या रिकमेंडेशंस हैं। तो सबसे पहली बात ये है कि आप जो है फंडिंग बढ़ाएं, ठीक है, सरकार फंडिंग बढ़ाए। कुछ कंट्रीज़ जहाँ पर इस जो HIV इंसिडेंस है ये डिक्लाइन हो रहे हैं जैसे इंडिया, लेकिन यहाँ पर बात की जा रही है कि जो स्पेंडिंग है उसमें 3 से 16% तक स्पेंडिंग प्रिवेंशन पे की जा रही है। पीपल फर्स्ट अप्रोच लेकर आए जिसमें जो है क्रिमिनलाइजिंग लॉज जो है उनको रिमूव किया जाए, पुलिस हरासमेंट ना किया जाए, वायलेंस ना हो, स्टिग्मा ना हो, ठीक है। जैसे कि हम बात करें तो इंडिया में भी जो सेक्स वर्कर्स हैं उनके राइट्स को हमने क्या कर रखा है, रिकॉग्नाइज कर रखा है। अफोर्डेबल एंड एसेसिबल इसेंशियल हेल्थ केयर टेक्नोलॉजीज़ प्रोवाइड की जाए। ऐसे लोग जो कि इसको अफोर्ड नहीं कर पा रहे उनको या तो हम कम दाम में या फिर फ्री में भी प्रोवाइड कर सकते हैं। इंटीग्रेटेड सर्विसेज, डीपर इंटीग्रेशन होनी चाहिए HIV या फिर दूसरी हेल्थ सर्विसेज को, जो मेंटल हेल्थ सर्विसेज हैं या फिर दूसरी सर्विसेज उनको इंटीग्रेट करने की भी ज़रूरत है। अब जानते हैं कि HIV आखिर होता क्या है, जिसके बारे में हम बात करे जा रहे हैं। तो ये होता क्या है, चलो जानते हैं। HIV क्या है, एक वायरस है, ठीक है। क्या है, एक वायरस है जो कि क्या करता है, बॉडी की इम्यून सिस्टम पर अटैक करता है। अगर इसको ट्रीट ना किया गया तो ये एड्स तक पहुंच जाएगा, ठीक है। ये इम्यून सिस्टम को टारगेट करता है, लोगों की जो इम्यूनिटी है इतनी वीक कर देता है कि अगर उनको थोड़ा सा भी कोल्ड हो जाता है ना तो वो कोल्ड भी उनका ठीक नहीं हो पाता, ठीक है। 2 तरीके के होते हैं ये वायरस, ये रेट्रो वायरस हैं, HIV-1 एंड HIV-2, ठीक है। HIV-1 सबसे ज़्यादा फैलता है, ठीक है। और अगर बात करें प्रोग्रेस की तो एक्यूट HIV इन्फेक्शन पहले होता है, फिर वो क्रोनिक बन जाता है और उसके बाद में एड्स में तब्दील हो जाता है। ट्रीटमेंट की बात की जाए तो ये जो है ख़त्म तो हो नहीं सकता, बट हाँ यहाँ पर 3 जो है एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स दी जाती हैं और लाइफ लॉन्ग वो ड्रग्स जो है लोगों को लेनी पड़ती हैं जो इससे ज़्यादा ग्रसित होते हैं, ठीक है। UN एड्स की बात करें तो इट इज़ UN प्रोग्राम्स ऑन HIV और एड्स, ठीक है। हेडक्वार्टर्स का जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में है, जो कि ग्लोबली बहुत ज़्यादा एफर्ट कर रहा है इस जो एड्स है इसको ख़त्म करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, दैट इज़ नॉन शुगर स्वीटनर्स। बहुत ज़्यादा ये चर्चा में रहे, कई बार ये न्यूज़पेपर में इसके आर्टिकल्स आ चुके हैं, तो फिर चलो जान ही लेते हैं ये क्या है। क्यों न्यूज़ में है, न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि जो WHO की इंटरनेशनल एजेंसी है फॉर रिसर्च ऑन कैंसर, ठीक है, इसने क्या किया है, कुछ जो कॉमनली हम नॉन स्वीट स्वीटनर जो स्वीटनर्स हैं जैसे एस्पार्टेम जिसको हम यूज़ करते हैं डेली लाइफ में, इवन जो हम बोलते हैं ना शुगर फ्री बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, जैसे कि शुगर फ्री बिस्किट्स मिलते हैं या फिर शुगर फ्री जो भी हम कन्फेक्शनरी में जाकर चीज़ें खाते हैं उसमें भी एस्पार्टेम का ही यूज़ होता है, ठीक है। और जो हमारी ये जो WHO की इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर है, इसने बोला है कि ये जो एस्पार्टेम है ये पॉसिबली कार्सिनोजेनिक है, मतलब इससे हो सकता है कि कैंसर भी हो जाए, ठीक है। तो लिमिटेड एविडेंस है, कोई एविडेंस ज़्यादा तो नहीं है बट लिमिटेड है, ऐसा ज़्यादा प्रूफ तो नहीं हम कर सकते कि ह्यूमंस में इससे कैंसर होता है, बट हाँ लिमिटेड एविडेंसेस हैं जिस वजह से इन्होंने इसको पॉसिबली कार्सिनोजेनिक में डाला है। इसका मिशन, ये जो बॉडी है इसका अगर हम मिशन करें तो ये कैंसर एजेंसी है WHO की, ठीक है। और जो क्या करती है, कोऑर्डिनेट करती है, रिसर्च करती है कि ह्यूमन में कैंसर क्यों हो रहा है, ठीक है, ये जो कैंसर है कैसे डेवलप होता है, इसको कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, इन सारी चीज़ों को ये देखती है। किस किस चीज़ से कैंसर हो रहा है उन सारी चीज़ों को ये जांच पड़ताल करती रहती है। जैसे हम लोग देखते हैं ना, लिखा होता है जैसे स्मोकिंग किल्स, तम्बाकू से कैंसर होता है। तो ये तम्बाकू से कैंसर होता है ये कैसे पता चला, इसी बॉडी ने तो रिसर्च की और पता लगाया कि अच्छा हाँ ऑब्वियसली तम्बाकू से कैंसर हो रहा है, और इस वजह से अब ये चीज़ जो है वो पता चल गई कि हाँ तम्बाकू जो है वो कार्सिनोजेनिक है। तो ये बॉडी ये काम करती है। तो ये नॉन शुगर स्वीटनर्स आखिर होते क्या हैं, इसको जानें। तो यहाँ पर क्या है, बहुत कम कैलोरीज होती हैं। इवन हम लोग देखें तो अगर कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो बहुत ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस होते हैं, वो नहीं भैया हम शुगर नहीं खाते हैं, हमने मीठा छोड़ दिया है, हम जो है ये कार्ब्स नहीं खा रहे हैं, कैलोरीज बहुत कम ले रहे हैं, इस वजह से
वो डाइटिंग, कुछ लोग डाइटिंग कर रहे हैं, तो मतलब उनको डाइटिंग का रियल सेंस नहीं पता। उन्हें बस इतना पता है कि कैलोरीज नहीं खानी, कार्ब्स नहीं खाना है, मतलब बॉडी को जो चाहिए, जितने लिमिट में चाहिए उतना भी नहीं देंगे, वो बिल्कुल जीरो पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। और इस वजह से उनकी हेल्थ जो है उस पर बहुत बुरे असर पड़ते हैं। और यहाँ पर ऐसे जो लोग होते हैं ना, जो मतलब पूरी स्टडी नहीं कर रहे हैं और एकदम से कि अरे आज से कोई भी कैलोरी खानी ही नहीं है, मतलब किसी में भी पानी पिए जा रहे हैं सिर्फ, ठीक है। तो ऐसे जो लोग होते हैं वो इस चीज़ का बहुत यूज़ करते हैं कि नॉन शुगर स्वीटनर्स खाएंगे, जिसमें शुगर नहीं है, बस मीठा खाना है तो हम ये चीज़ खाएंगे, इसमें ना कैलोरी है, ना कोई शुगर है, ना कोई कार्ब्स है, इसको खाएंगे। बट होता क्या है कि ये जो चीज़ें हैं, ये जो नॉन शुगर स्वीटनर, ये आर्टिफिशियल चीज़ है, ठीक है, ये आर्टिफिशियल स्वीटनर है। इसमें तो बहुत ज़्यादा स्वीटनेस तो होती है, बट बात की जाए तो ये कार्सिनोजेनिक निकल के आ रहा है। ना केवल एक ये एस्पार्टेम ही नहीं, बल्कि बहुत सारे, जिनको हम आगे देखेंगे, बहुत सारे आर्टिफिशियल स्वीटनर्स हैं जो यूज़ हो रहे हैं और जिनको हम बोल रहे हैं कि ये कार्सिनोजेनिक भी हैं, ठीक है। इससे क्या होता है कि फूड का फ्लेवर भी बढ़ जाता है। सिंथेटिकली जो ड्राइव्ड केमिकल्स हैं, नेचुरल एक्सट्रैक्ट्स हैं, वो जो है उनको मॉडिफाई करके यूज़ इसमें किया जाता है। कई सारे बेवरेजेस में, फूड्स में ये मिल जाता है, जैसे कि हम फ्रोजन डेजर्ट्स जो खाते हैं उसमें एस्पार्टम मिल जाता है, योगर्ट में मिल जाता है, जो हम कैंडीज़ खाते हैं, तो इवन हम लोग जो हैं कैंडीज़ खा रहे हैं या फिर बेक्ड गुड्स खा रहे हैं, च्युइंगम खा रहे हैं, उसमें भी एस्पार्टम मिल जाता है, ठीक है। तो ये जो कंपनी है वो एस्पार्टम का यूज़ करती है इसको और स्वीट बनाने के लिए। या फिर ऐसी जो डाइट्स होती हैं जिसको शुगर फ्री लिख कर आता है, ये चीज़ शुगर फ्री है, या फिर ये डाइट बिस्किट्स हैं, राइट, बहुत ज़्यादा ये चीज़ें ट्रेंड में आजकल चल रही हैं, डाइट बिस्किट, डाइट नमकीन, इन सब में ये एस्पार्टम का यूज़ होता है। एस्पार्टेम या फिर कोई भी आर्टिफिशियल स्वीटनर का यूज़ हो सकता है। इसके अगर हम हेल्थ इफेक्ट्स की बात करें तो मिक्स्ड फाइंडिंग्स इसमें मिली हैं, ठीक है। एस्पार्टेम स्टीविया जो है ये वेट लॉस में हेल्प नहीं करता, ठीक है, और इससे टाइप 2 डायबिटीज़ जो है उसका रिस्क बढ़ जाता है, ठीक है, समझ में आ रहा है। जो स्टीविया भी ऐसा ही है, तो एस्पार्टेम है और स्टीविया है, इससे वेट लॉस तो नहीं हो रहा है, बट इससे क्या हो रहा है, टाइप 2 डायबिटीज़ और उसका रिस्क बढ़ जा रहा है, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ का रिस्क बढ़ जा रहा है। गाइडलाइंस जो हैं वो लेकिन ये ऐसे लोगों पर अप्लाई नहीं होती हैं जिनको डायबिटीज़ है और स्मॉल डोजेस अगर उनको प्रिस्क्रिप्शन में मिल रही तो ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहा है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, कई सारे ऐसी केस स्टडीज आई थी जिसमें बताया गया कि जो पर्सन होते हैं ना जिनको होती है डायबिटीज़ होती है, तो वो लोग एक चीज़ वो खाते हैं, वो होती है शुगर फ्री बोला जाता है जिसको, जिसमें वो निकलती हैं टैबलेट्स, निकलती हैं गोल गोल, ठीक है। तो कहा गया कि ये जो टैबलेट्स हैं ये उनके हार्ट पर बुरा प्रभाव दिखा रही हैं, और ये जो टैबलेट्स हैं इनको नहीं खाना चाहिए। एक गोली डाल दी चाय में और पी रहे हैं मीठी करके, लेकिन वो गोली जो है वो उनके हार्ट के लिए अच्छी नहीं है। तो ऐसी ये सारी चीज़ें क्या नॉन शुगर स्वीटनर्स हैं। इवन स्टीविया जो कि हर्ब्स होती हैं वो भी यहाँ पर बताया गया है कि टाइप 2 डायबिटीज़ के रिस्क को और बढ़ा रही हैं। अब है कि गाइडलाइंस कैसे हम ये आर्टिफिशियल स्वीटनर्स को इंडिया में यूज़ करेंगे, इसके लिए क्या गाइडलाइंस हैं। तो हमारे जो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी है उसने कई सारे स्टैंडर्ड्स इसमें दिए हैं कि कैसे इसका यूज़ किया जाना है। ये जो स्टैंडर्ड और लिमिट जो लगाई गई हैं वो रिस्क असेस करने के बाद में लगाई गई हैं कि डेली आप कितना इनटेक इसका करोगे तो ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। कई सारे जो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स हैं जैसे कि सचारिन, सोडियम, ठीक है, अस्पार्टेम और सक्टोरेस, नियोटेम, इनको फूड में यूज़ करने के लिए हमारे इंडिया में अलाउ किया गया, इवन अस्पार्टेम को भी अलाउ कर दिया गया है। चलो अब देखते हैं नॉन शुगर स्वीटनर जो हैं दूसरे अलग अलग तरीके के जो यूज़ होते हैं। जैसे पहला है अस्पार्टेम, ठीक है, ये पूरी कथा नहीं पढ़नी है आपको, कोई नहीं पूछने वाला है। क्वेश्चन अगर आया तो बस ऐसा आएगा कि अस्पार्टेम, नियोटेम, सक्रालोस, ये 3 चीज़ें अभी न्यूज़ में थी, बताओ ये क्या है। तो आपको पता होना चाहिए क्या है, ये है आर्टिफिशियल जो हमारे स्वीटनर्स होते हैं वो हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इतनी पूरी कथा पढ़ने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है, कि ये 20 गुना जो है स्वीट होता है, ये वाला 300 गुना ज़्यादा स्वीट होता है, ये चीज़ नहीं पूछी जाएगी, ठीक है। अच्छा, लेकिन नाम चलो देख लें एक बार, हाँ बिल्कुल देख लेते हैं। अस्पार्टेम, एस सल्फेम के, नियोटेम, सक्रालोस, एडवांटेम, सचारेन, सॉर्बिटॉल, सॉर्बिटॉल पर क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, सॉर्बिटॉल पर क्वेश्चन ऑब्वियसली आ चुका है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अगर आप एनालाइज करो तो आपको मिलेगा ये सॉर्बिटॉल, ठीक है। मॉन्क फ्रूट और स्टीवियोल और थाउमेटिन, तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये सारी चीज़ें क्या हैं, आर्टिफिशियल शुगर, ठीक है।
चलो अब हमने डिटेल में तो जो हमारी बड़े बड़े टॉपिक्स थे वो कवर कर लिए हैं। अब मूव करते हैं न्यूज इन शॉर्ट्स पर। तो देखते हैं क्या क्या न्यूज़ है। बहुत सारी न्यूज़ है इस बार, चलो कवर कर लेंगे। पहले है भारत 6G एलियांस। ठीक है, तो ये क्या है, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने लॉन्च किया है भारत 6G एलियांस। ठीक है, ये कोलैबोरेटिव प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हमारे पब्लिक और प्राइवेट कंपनीज आएंगी, मिलकर क्या करेंगे, ये 6G है इसके लिए चर्चा करेंगे। ठीक है, ये जो है कोलिजन्स बनाएंगे, सिनर्जी बनाएंगे दूसरे जो 6G ग्लोबल एलियांसेस है उनके साथ में, जिससे कि हम क्या कर सकें, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को ट्रांसफ़र कर पाएँ और 6G को अच्छे से अच्छे डेवलप कर पाएँ। दूसरे इनिशिएटिव्स जो लॉन्च हुए हैं इसमें 2 एग्रीमेंट्स हैं जिनको साइन किया गया है अंडर द टेलीकॉम टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड। ठीक है, ये जो स्कीम है ये लॉन्च हुई थी यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड के द्वारा 2022 में। नेक्स्ट है मजूराना जीरो मोड्स। मजूराना जीरो मोड्स क्या है, तो माइक्रोसॉफ्ट ने अनाउंस किया है मजूराना जीरो मोड्स। ये क्या है, इसमें क्वांटम कंप्यूटिंग जो है उसको और अच्छा करने के लिए मजूराना जीरो मोड्स का यूज़ किया जाएगा। क्वांटम जो कंप्यूटिंग है ये हर महीने चर्चा में आ रही है, हर महीने के मैगजीन में आ रही है, तो इसकी डिटेल आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। हो सकता है क्वेश्चन मिल जाए आपको प्रीलिम्स में। तो क्वांटम कंप्यूटिंग जो है ये क्या है, मल्टी डिसिप्लिनरी फील्ड है जिसमें क्वांटम मैकेनिक्स का हम यूज़ करते हैं। जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स उनको काफ़ी फास्टर वे में इससे हम यूज़ कर सकते हैं। इवन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में भी इसका काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है, जिसमें कम्युनिकेशन और ज़्यादा सेफ हो जा रही है। जितने भी पार्टिकल हैं नेचर में वो तो या तो बोसॉन हैं या फिर फर्मियॉन्स हैं। बोसॉन जो है वो एनर्जी को कैरी करते हैं और जो फोर्सेस हैं उसको भी कैरी करते हैं थ्रू आउट द यूनिवर्स। जितने भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं वो फर्मियॉन से मिलकर बने हुए हैं। 1928 में पॉल डिरैक ने प्रिडिक्ट किया था कि एंटी पार्टिकल भी होता है, हर पार्टिकल का एक एंटी पार्टिकल भी होता है। अगर दोनों पार्टिकल मिल जाते हैं तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे को एनिहिलेट कर देंगे। इस प्रिडिक्शन के बेसिस पर पहला एंटी पार्टिकल जो है हमको मिला था जिसको हम पॉजिट्रॉन बोलते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन का अपोजिट पॉजिट्रॉन। ठीक है, उसके बाद में दूसरे फिजिसिस्ट आए एटोर मजूराना। उन्होंने कहा कि जो पार्टिकल्स हैं जो कि कुछ कंडीशंस को अगर सेटिस्फाई कर देते हैं तो उनको हम एंटी पार्टिकल बोलेंगे। ठीक है, और उनके ऑनर में फर्मियॉन्स जो हैं जिनके अपने एंटी पार्टिकल्स होते हैं उनको मजूराना फर्मियॉन्स बोला जाता है। ठीक, इतनी चीज़ समझ में आ गई। तो आपको बस इसमें इतनी चीज़ याद रखनी है भाई कि मजूराना जो जीरो मोड से ये किस चीज़ से रिलेटेड है, तो आपको पता होना चाहिए ये क्वांटम कंप्यूटिंग से रिलेटेड है, बस इतना पढ़ना है। नेक्स्ट है रोबो मैपर। ठीक है, रोबो मैपर क्या है, तो रोबो मैपर ने क्या किया है, कुछ मटेरियल जो है उनको आइडेंटिफाई किया है जो कि सोलर सेल्स में यूज़ होते हैं, ज़्यादा स्टेबिलिटी और इफिशिएंसी जिनमें है, ऐसे मटेरियल्स को रोबो मैपर ने अभी आइडेंटिफाई कर लिया है। ठीक है, रोबो मैपर क्या है, तो ये एक रोबोट है जो कि यूएस के रिसर्चर्स ने बनाया है, जो कि एक्सपेरिमेंट्स करता है बहुत ही ज़्यादा इफ़िशिएंटली। ये फैसिलिटेट करता है कि जो मटेरियल्स हैं उनकी टेस्टिंग बहुत क्विकली हो सकती है। हर स्टेप जो है डेटा कलेक्शन का प्रोसेस का बहुत अच्छे से ये करता है। और अभी तक इसने काफ़ी सारे मटेरियल जो हैं उनकी रिसर्च एक साथ की है, जिससे काफ़ी टाइम एंड एनर्जी हमारी सेव हुई है। ठीक है, और इससे क्या होता है, ग्रीन हाउस गैस एमिशंस भी इसने लगभग 10 गुना से कम किए हैं। नेक्स्ट बात करते हैं प्रिजर्वेंस रोवर की। तो नासा का जो प्रिजर्वेंस रोवर है उसको कई सारा जो ऑर्गेनिक मैटर है वो मार्स पर मिला है, क्योंकि ये किससे रिलेटेड है, प्रिजर्वेंस रोवर जो है ये मार्स से रिलेटेड है। स्कैनिंग जो हमारा इसका शेरलॉक है, एक जो पेलोड है शेरलॉक, उसने क्या किया है, शेरलॉक जो है रोवर पर लगा हुआ है, प्रिजर्वेंस रोवर पर शेरलॉक लगा हुआ है। उसने कहा कि जो जेजेरो, ये चीज़ याद रखनी, जेजेरो क्रेटर कहाँ पर है, तो अभी आप बहुत ज़्यादा मून मिशन सुन रहे हैं तो कहीं मून पर टिक मत लगाना। ये जेजेरो क्रेटर मून पर नहीं है बल्कि ये कहाँ है, मार्स पर है, और इसी जेजेरो लेक में कई सारा ऑर्गेनिक मैटर मिला है। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिकल जो है वो डिस्कवर किए गए हैं मेटेरॉइड्स में भी, जो कि मार्स से सेंट हुआ है, और गेल क्रेटर में भी मिले हैं। तो गेल क्रेटर, दो चीज़ें यहाँ पर आपको बस याद रखनी है, गेल क्रेटर एंड जेजेरो क्रेटर, ये कहाँ के हैं, ये मार्स के हैं बस। ठीक, मार्स मिशन देख लेते हैं दुनिया भर के। तो इंडिया का तो मंगलयान हम सबको पता ही है, यूएसए का है। मार्स
रिकॉनेसेंस ऑर्बिटर एंड मार्स ओडिसी, चाइना का तियानवेन-1, यूरोपियन एजेंसी का जो है वो है मार्स एक्सप्रेस और यूएई का होप मिशन। ठीक है, ये सब जो है ये मार्स से रिलेटेड हैं। नेक्स्ट है यूक्लिड मिशन। तो यूक्लिड मिशन जो है ये यूरोपियन स्पेस एजेंसी का मिशन है। यूक्लिड का एम है कि इन्वेस्टिगेट करेंगे कॉस्मिक मिस्ट्रीज़ को, जो डार्क मैटर है उसकी कॉस्मिक मिस्ट्रीज़ को ये क्या करेंगे, इन्वेस्टिगेट करेंगे, डार्क एनर्जी पर स्टडी ये करेंगे। ठीक है, यूनिवर्स की जो है ये 3D मैप भी बनाने के लिए निकले हुए हैं। यूनिवर्स में 68% डार्क एनर्जी है, 27% डार्क मैटर है, 5% नॉर्मल मैटर है। हम बहुत टाइम से इसको पढ़ते हुए आ रहे हैं। यूक्लिड जो है इसमें एक रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप है जो कि 2 इंस्ट्रूमेंट्स से मिलकर बना है, जिसमें एक है विजुअल वेवलेंथ कैमरा, दूसरा है नियर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोमीटर एंड फोटोमीटर। ये ट्रेवल करेगा टूवर्ड्स दी सन अर्थ लैग्रेंज पॉइंट 2। तो अभी आपको लैग्रेंज पॉइंट बहुत ज़्यादा चर्चा में मिलेगा, आने वाले मंथ्स की मैगजीन में भी हम इसको चर्चा करेंगे, क्योंकि जो हमारा सन मिशन है जो 2 सितंबर को जाएगा उसका नाम आदित्य क्या है, आदित्य L1। तो यानी कि L1 इसमें लैग्रेंज पॉइंट 1 है। ठीक है, यहाँ पर ये जो ट्रैवल कर रहा है यूक्लिड मिशन ये लैग्रेंज पॉइंट 2 पर कर रहा है। तो लैग्रेंज पॉइंट बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएंगे, बस थोड़ा सब्र करो। मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज डी ऑर्बिटिंग ऑफ सैटेलाइट। तो हमारा जो इसरो है उसने क्या किया है, PSLV C56 से जो है 6 सैटेलाइट और एक DSR सैटेलाइट सिंगापुर का था उसको इसने ऑर्बिट में डाला है। ये जो लॉन्च है ये 4 स्टेज में की गई है, 4 स्टेज डी ऑर्बिटिंग एक्सपेरिमेंट से की गई है। जो डी ऑर्बिटिंग है सैटेलाइट की वो एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें हम सैटेलाइट्स को हम क्या करते हैं, ग्रेवयार्ड में ड्रैग करते हैं, ग्रेवयार्ड ऑर्बिट में ड्रैग करते हैं। ग्रेवयार्ड ऑर्बिट क्या होता है, 200 माइल्स दूर जो है अर्थ से जो 200 माइल्स दूर ऑर्बिट है उसको हम ग्रेवयार्ड ऑर्बिट कहते हैं। वहाँ तक सैटेलाइट्स को ड्रैग किया जाता है, इसी को हम डी ऑर्बिटिंग ऑफ सैटेलाइट्स बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं दैट इज सागर संपर्क। तो हमारा खुद का बनाया हुआ है सागर संपर्क। ये क्या है, ये इंडिजीनियस डिफ्रेंशिएटेड ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है। ठीक है, जो मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज ने नेविगेशन के लिए बनाया है। ये जैसे GPS होता है ना, वैसा ही ये सिस्टम है जो कि ओशंस में नेविगेशन के काम आएगा। ठीक है, तो ये क्या है, ये टेरेस्ट्रियल वेज इन्हांसमेंट सिस्टम है जो कि करेक्ट करेगा एरर्स और इनएक्यूरेसीज को। जो ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम में जो इनएक्यूरेसीज होती हैं उनको ये करेक्ट करने में काम आएगा और पोजिशनिंग काफ़ी एक्यूरेट ये बता पाएगा। ठीक है, इसमें कई सारे सैटेलाइट्स का यूज़ किया गया है जो सिग्नल्स देंगे हमें स्पेस से और जिससे हम पोजिशन जो है वो काफ़ी एक्यूरेट बता पाएंगे। जो मेजर हमारे जो नेविगेशन वाले जो सिस्टम हैं अलग अलग कंट्रीज़ के, उसमें पहला है GPS जिसको हम भी यूज़ करते हैं, हम सब यूज़ करते हैं, ये USA का है। ग्लोनास ये हमारा रशिया का है, गैलीलियो यूरोप का है, बीडू हमारा चाइना का है और नाविक इंडिया का है। ठीक है, ये सब पोजिशनिंग के लिए यूज़ होते हैं, नेविगेशन के लिए यूज़ होते हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करें अगर, तो नेक्स्ट टॉपिक है सोलर फ्लेयर। तो अभी क्या हुआ है कि एक्स क्लास सोलर फ्लेयर जो है जिसने एक रेडियो ब्लैकआउट कर दिया कुछ पार्ट्स में। ठीक है, क्या कहा गया है कि US पैसिफिक ओशन में के कुछ हिस्से में रेडियो ब्लैकआउट हो गया क्योंकि वहाँ पर हमें एक एक्स क्लास की सोलर फ्लेयर देखने को मिली। सोलर फ्लेयर्स को क्लासीफाई कैसे करते हैं, तो इनको इनकी स्ट्रेंथ के मुताबिक इनको क्लासीफाई किया जाता है। सबसे स्मॉलेस्ट जो होते हैं, जो सबसे वीक होती हैं सोलर फ्लेयर्स, उनको हम A क्लास कहते हैं। उसके बाद में B क्लास, उसके बाद में C एंड देन M देन X। तो सबसे ज़्यादा बड़ी, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट होती है वो X होती है। तो क्या क्या है, A B C M X। ठीक है, X स्ट्रॉन्ग है, ये सबसे वीक है, इतनी चीज़ आपको याद रखनी है। सोलर फ्लेयर्स क्या होती हैं, तो ये जाइंट एक्सप्लोजन होते हैं सन के, जो कि एनर्जी, लाइट और हाई स्पीड के पार्टिकल्स स्पेस में भेजते हैं, इसी को हम सोलर फ्लेयर्स कहते हैं। और ये सोलर फ्लेयर्स हैं तो ये कभी कभी अर्थ पर भी ऑब्जर्व हम कर लेते हैं, वहाँ से आते हैं स्पेस से, तो अर्थ पर भी इसका इफेक्ट देखने को मिलता है। नेक्स्ट है ऑरोराज ऑन मरकरी। तो मरकरी पर भी ऑरोराज देखने को मिले हैं। तो एक क्लोज मरकरी फ्लाईवे जो हो रहा था एक स्पेस क्राफ्ट का, तो उसने डेटा को जो है देखा जिसमें बताया गया कि कैसे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो प्लेनेट के सरफेस से रेन डाउन हो रहे हैं और जिस वजह से एक्सरे ऑरोराज बन रहे हैं। ऑरोराज क्या होते हैं, देखो जैसे हम अर्थ की बात करें तो हमें पता है ना कि जो हमारे आर्कटिक रीजन है वहाँ पर क्या होता है कि ग्रीन लाइट्स स्काई में देखने को मिलती हैं।
तो ग्रीन लाइट जो स्काई में देखने को मिलती है उसको हम ऑरोरास बोलते हैं, और यही ग्रीन लाइट जो है, ये कलरफुल लाइट्स जो है वो मरकरी में भी देखने को मिली हैं। ठीक है, ऑरोरास जो है अर्थ पर ट्रिगर कब होते हैं हमने देखा ही है। ठीक है, आयनोस्फीयर से जब होता है कनेक्शन होता है तब हो जाते हैं। ठीक, ग्रीन लाइट्स ऑरोरास। नेक्स्ट है 100 माइक्रोसाइट्स प्रोजेक्ट। तो नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ने 100 माइक्रोसाइट प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है अंडर द आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। यह माइक्रोसाइट प्रोजेक्ट जो है इसको लॉन्च किया गया है जिससे कि जो डिजिटल हेल्थ अडॉप्शन है उसको हम और बढ़ा सकें। माइक्रोसाइट्स जो है इसका एम यही है कि स्मॉल इकोसिस्टम बनाया जाएगा एक पर्टिकुलर जोग्राफिकल एरिया में, जहाँ पर कंप्लीटली हम क्या करेंगे, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन को हम अपनाएंगे। ठीक है, माइक्रोसाइट क्या है, क्लस्टर है हेल्थ केयर स्टेक होल्डर्स का जो कि इंटरकनेक्टेड होंगे, जिनकी कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी। ये क्या करेंगे, जो हमारा डिजिटल है, डिजिटल तरीके से हम क्या करेंगे, जो डेटा है उसको कलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। डिटेल में हम पढ़ चुके हैं अपने प्रीवियस मैगजीन्स में। इसमें क्या होता है, तो भाई इसमें होता ये है कि जो हमारे बैक्टीरिया, वायरस, जो भी हमारे जो पैथोजेंस हैं वो इतने ज़्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं कि उन पर दवाई का असर जब बंद हो जाता है तब हम बोलते हैं ये क्या हो गया है, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस हो गया है। तो अभी हुआ ये है कि वन हेल्थ प्रायोरिटी रिसर्च एजेंडा जो है उसने क्या किया है, ये इसको रिलीज़ किया गया है। इसको रिलीज़ किया है किसने, फाओ ने, यूनेप ने, WHO ने, और जो हमारा वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ है, इन सब ने मिलकर इसको जो है रिलीज़ किया है। ये तब होता है, हमने जाना ही है कि यहाँ पर दवाई का असर बंद हो जाता है जब, तब हम बोलते हैं कि AMR हो गया है। नेक्स्ट है मलेरिया वैक्सीन। तो 18 मिलियन डोजेज जो हैं फर्स्ट एवर मलेरिया वैक्सीन के वो एलोकेट कर दिए गए हैं 12 अफ्रीकन कंट्रीज़ के लिए। ठीक है, मलेरिया होता क्या है, तो ये लाइफ थ्रेटनिंग वेक्टर बोर्न डिसीज़ है जो कि प्लाज्मोडियम से होती है। आपको याद रखना है ये किससे होती है, प्लाज्मोडियम से होती है। और इसको कैरी कौन करता है, तो फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटो इसको कैरी करता है। बहुत ज़्यादा फीवर आता है, ठंड लगती है, फ्लू जैसी बीमारी जैसे लक्षण जैसे इसमें देखने को मिलते हैं। 4 तरीके के पैरासाइट्स हैं जो कि इसमें मलेरिया को कॉज कर सकते हैं ह्यूमन में, जिसमें है फाल्कीपैरम, बाइबैक्स, ओवेल एंड मलेरिया। ठीक है, नेक्स्ट है BPAL रेजिमेंट ट्रायल। तो टीबी के लिए जो है 85% क्योर रेट से क्या किया गया है, BPAL रेजिमेंट ट्रायल किया गया है। ये 6 महीने का ऑल ओरल 3 ड्रग रेजिमेंट है जो कि यूज़ किया जाता है ऐसे लोगों के लिए जो कि हाईली ड्रग रेजिस्टेंट टीबी से ग्रसित हैं। ठीक है, ये एक तरीके की रेयर टीबी का ये जो हमारा XDR है, XDR टीबी जो है ये रेयर तरीके का मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी होता है, जिसमें जो है जितनी भी हमारी दवाइयाँ होती हैं वो फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन वो सब जो है इस पर असर करना बंद कर देती हैं। ये इस तरीके का खतरनाक टीबी होता है। नेक्स्ट है ज़ॉम्बी ड्रग। तो जाइलेजाइन जो है जिसको हम पहले बोलते थे ट्रांक डोप। ठीक है, ज़ॉम्बी ड्रग ये है, इसमें सीडेटिव लाइक सिम्टम्स देखने को मिले हैं, जैसे कि ये जो जाइलेजाइन है अगर आप इसको कंज्यूम करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा नींद आएगी। ठीक है, ट्रांक जो है ये अपनी एबिलिटी को जाना जाता है कि ये क्या करता है, ज़ॉम्बी लाइक स्टूपर, ठीक है, उसको इंड्यूस करता है और फ्लैश रॉट होने लगता है, इंजेक्शन की साइड पर जो है मांस वहाँ से सड़ने लगता है। जब इसको कंबाइन कर दिया जाए ओपियोइड्स के साथ में तो लाइफ थ्रेटनिंग इफेक्ट यहाँ पर देखने को मिलता है, रेस्पिरेटरी डिसीज होने लगती हैं। ठीक है, डेथ भी इवन हो सकती है इससे। ज़ॉम्बी ड्रग्स जो है इससे रॉ वुंड्स जो है यूज़र की स्किन पर देखने को मिलते हैं। अल्सर से स्टार्ट होता है, उसके बाद में डेड स्किन को ये क्या करता है, हार्डन कर देता है, जिसे हम एशआर बोलते हैं। और जिसको ट्रीट ना किया गया तो वहाँ पर क्या होगा, जहाँ पर भी ये जिस पार्ट पे ये हो गया होगा तो उसको काटना ही पड़ता है। जैसे अगर हाथ पे हो गए तो हाथ काटना पड़ेगा, पैर पर हो गए तो पैर काटना पड़ेगा। यूजुअली ये ट्रैंक्विलाइजर के लिए तौर पर यूज़ किया जाता है काउज एंड हॉर्सेस के लिए। नेक्स्ट है ग्लोबल फूड रेगुलेटर्स समिट 2023। ठीक है, तो ये FSA ने करी है यानी कि FSSAI ने करी है, जिससे ग्लोबल प्लेटफॉर्म हम क्रिएट कर सकें फूड रेगुलेटर्स के लिए कि वो अपने पर्सपेक्टिव्स जो है फूड सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए उसको वो अपने पर्सपेक्टिव्स को शेयर कर पाएँ। की लॉन्चेस की बात करें तो यहाँ पर फूडोकोपिया जो है उसको रिलीज़ किया गया। फूडोकोपिया क्या है, एक कलेक्शन है फूड कैटेगरी वाइज मोनोग्राफ्स का, सिंगल पॉइंट रेफरेंस है जितने भी एप्लीकेबल स्टैंडर्ड्स हैं। ठीक है, प्रोडक्ट कैटेगरी में वो
कॉमन रेगुलेटर प्लेटफॉर्म जो है संग्रह, ठीक है, ये क्या है, एक डेटाबेस है फूड रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ का, जिसमें 76 कंट्रीज़ पार्टिसिपेट करती हैं। नेक्स्ट है ब्लू स्काई प्रोजेक्ट। तो अभी क्या हुआ है, सरकार ने रिलीज़ कर दिया है एक ड्राफ्ट R&D रोड मैप, जिससे हम ग्रीन हाइड्रोजन इकोसिस्टम जो है वो इंडिया में बनाने की कोशिश कर रहे हैं। स्ट्रेस किया जा रहा है डेवलपिंग फ्यूल सेल्स पर, ऐसे सेल्स जो कि लॉन्ग जो डिस्टेंस है वहाँ पर भी ट्रैवल कर पाएँ, ठीक है। और यही प्रोजेक्ट जो है ये ब्लू स्काई के अंडर आता है। ब्लू स्काई जो है ये वो प्रोजेक्ट हैं जिनका जो टर्म है वो 0 से 15 साल के तक हो सकता है, ठीक है। 15 साल तक का ये जो है प्रोजेक्ट चल सकता है। इसमें हम क्या कर रहे हैं, इंडियन रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेक्टर जो है उसकी कैपेबिलिटीज़ को और बढ़ा रहे हैं। 3D जो थर्ड जनरेशन इलेक्ट्रो कैटलिस्ट बना रहे हैं, रिवर्सिबल सॉलिड ऑक्साइड इलेक्ट्रोलाइजर्स बना रहे हैं, सॉलिड ऑक्साइड फ्यूल सेल्स भी हम बना रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है डायरेक्ट मेथनॉल फ्यूल सेल्स। तो एक अलॉय है कोबाल्ट और प्लैटिनम का, उसको हमने मैग्नीज के साथ में डोप किया और ये मिला है कि ये इफेक्टिव कैटलिस्ट हो सकता है डायरेक्ट मेथनॉल फ्यूल सेल्स के लिए। ये जो सेल्स होती हैं ये इलेक्ट्रोकेमिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर सकती हैं, ठीक है, डायरेक्टली लिक्विड मेथनॉल केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर पाएंगी। इसमें हाई एनर्जी डेंसिटी होती है, एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा है और टेम्परेचर भी इनका लो रहता है और ये सेफ़ है, ठीक। और इसी के साथ में हमारे जो साइंस एंड टेक के जो भी टॉपिक्स थे वो हमने कवर कर लिए हैं। आई होप आपको ये साइंस एंड टेक का जो डर है वो निकल गया होगा, आपको अच्छे से समझ में आया होगा और आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आया होगा इस फील्ड में। अगर आपको ऐसा हुआ है तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, मैक्सिमम जितना आप शेयर कर सकते हैं शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करना है अगर अभी तक नहीं किया है तो, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए।